हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की मैगज़ीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और कुरुक्षेत्र मैगज़ीन जनवरी 2021 का संस्करण आपके सामने पेश है। 52 पेजेस इसके अंदर हैं और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर मैगज़ीन आती है, ये सब आपको पता है। 22 रुपीज़ की मैगज़ीन है। इसकी पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी, ठीक है। नीचे सिर्फ एक ही लिंक है, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके। तो अगर हम देखें कि किस चीज़ के ऊपर मैगज़ीन है, तो रूरल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव्स यहाँ पर दिखाए गए हैं कि आखिर रूरल डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा सकता है और क्या क्या वेज़ हैं और किन किन क्षेत्रों में तरक्की की जा सकती है। ऑलराइट, आगे बढ़ें उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, हम एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स के ऊपर नवंबर 2020 की पूरी मैगज़ीन ख़त्म कर चुके हैं। इनोवेशन इन द मतलब कई सारे सेक्टर्स के अंदर, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, एमएसएमई में, ठीक है। तो इन सब के अंदर यूनिकॉर्न्स वगैरह के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर सितंबर 2020 की पूरी मैगज़ीन हम लोगों ने कवर की है, ठीक है। एग्रीकल्चर रिसर्च में किस किस तरह की नई नई तकनीकें, ड्रिप इरिगेशन है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इन सब तकनीकों का कैसे कैसे यूज़ करेंगे वो सब हमने इस मैगज़ीन के अंदर कवर कर लिया है। तो ये जो मैगज़ीन हम रूरल डेवलपमेंट के ऊपर आज पढ़ने वाले हैं, इसमें हम इस पार्ट को छोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप और एग्रीकल्चर रिसर्च, अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है इसके बारे में तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम इतनी बड़ी मैगज़ीन यहाँ पर देखिए आप 76 पेज की ये मैगज़ीन कवर कर चुके हैं और 56 पेजों की अकेले मैगज़ीन कवर कर चुके हैं। इससे ज़्यादा इन क्षेत्रों में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। साथ ही ये जो आज हम मैगज़ीन पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में लिखी गई है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें दी गई हैं, डिजिट्स काफ़ी ज़्यादा यूज हुई हैं। तो अगर आप इसको खुद से पढ़ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा संभल करके पढ़िए, क्योंकि जो पॉइंट्स काम के हैं सिर्फ उनको ही यहाँ से निकालना होता है और एलिमिनेशन ही इन मैगज़ीनों को पढ़ाने का मकसद होता है कि आप गलत चीज़ें ना पढ़ें, जो चीज़ें आपके काम की हैं वही चीज़ें पढ़ें। उसके बाद ये निशान आपको कहीं कहीं पर लगा हुआ दिखेगा, इसका मतलब है कि सरकार ने ज़्यादा बोल दिया है। आगे चलते हैं। पहला जो आर्टिकल है एक पेज के ऊपर लिखा हुआ है। बेसिकली हुआ क्या है कि आईआईटी 2020 ग्लोबल समिट 4 दिसंबर को 2020 को हुई, यूएसए के द्वारा ऑर्गेनाइज़ की गई। यूएसए की एक एजेंसी पान आईआईटी के द्वारा ऑर्गेनाइज़ की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें हिस्सा लिया। अच्छा, आईआईटीज़ के ऊपर थी, तो आईआईटी 2020 ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या क्या बातें कहीं वो हम इन पिक्स के थ्रू यहाँ पर देखेंगे। देखिए कि कोविड-19 के बाद ऑर्डर विल बी अबाउट री लर्निंग, री थिंकिंग, री इनोवेशन एंड री इन्वेंटिंग। तो 4R के बारे में बताया इन्होंने, 4R के बारे में बताया कि री लर्निंग, री थिंकिंग, री इनोवेटिंग एंड री इन्वेंटिंग। इन चारों कदमों में हम इन चारों क्षेत्रों में हम अपने कदम बढ़ाएंगे कोविड-19 के बाद। गवर्नमेंट इज़ फुल्ली कमिटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। तो RPT, इस तरह की चीज़ों को आप अपने एग्ज़ाम्स में यूज़ कीजिए, इससे मार्क्स बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो गवर्नमेंट फुल्ली कमिटेड है रिफॉर्म्स के लिए, परफॉर्म्स के लिए और ट्रांसफॉर्म के लिए, ठीक है। तो विभिन्न क्षेत्रों में रिफॉर्म लाएंगे, परफॉर्म अच्छा करके दिखाएंगे और भारत का जो सिस्टम है उसको बदल करके रख देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है। All right. Even in the testing COVID-19 times, India got record investment and the world sees it as a trustworthy partner. तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश में FDI भी बहुत ज़्यादा आया जबकि कोविड-19 की सिचुएशन भी चल रही थी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। The collection force of the Pan IIT movement was add momentum to the dream to becoming the आत्मनिर्भर भारत। तो अगर पान IIT मूवमेंट हमारे साथ मिलकर के काम करे, इंडिया के साथ मिलकर के काम करे, तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम और तेज़ी से बढ़ाए जा सकते हैं। इन्होंने कहा कि हमारी जो स्वतंत्रता है उसके 75 साल हो गए हैं और पान आईआईटी शुड गिव बैक टू इंडिया एंड शेयर देयर आइडियाज़ एंड इनपुट। तो सेम बात कहिए कि अपने जो आइडियाज़ हैं और अपने जो मतलब इनपुट्स हैं जो आप कर सकते हैं, आपकी जो तकनीकें हैं वो इंडिया के साथ मर्ज कीजिए। इंडिया के 75 साल पूरे हो चुके हैं और इंडिया अब एक नए भविष्य में कदम रख रहा है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने कहीं, बाकी आपको इसके बारे में ये नहीं पढ़ना क्योंकि ये सब यहीं पर ही लिखा हुआ था। री लर्निंग, री थिंकिंग, री इनोवेटिंग एंड री इन्वेंटिंग। ये भी बताया कि 75 एनिवर्सरी हो जाएगी 2022 में, तो पीएम मोदी जी ने इसके लिए भी यहाँ पर बात की है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना है। आगे चलें तो ये दिया हुआ इंडेक्स वगैरह कि क्या क्या चीज़ें अंदर कवर की गई हैं, ये एक तरीके से एडिटोरियल के रूप में दिया हुआ है कि बेसिकली मैगज़ीन के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो ये सब चीज़ें मैगज़ीन के अंदर पहले से ही लिखी हुई हैं, वहाँ पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए।
पहले आर्टिकल की तरफ आते हैं। ये देखिए, एडॉप्टिंग ए होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या अप्रोचेज अपनाई जा सकती हैं उसके ऊपर आर्टिकल है। ब्रॉड तरीके से देखना है, इस आर्टिकल के अंदर ज़्यादा नहीं घुसना है, मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कम से कम इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन, इंडिया के अंदर लगभग 6.5 लाख से ज़्यादा विलेजेस हैं, 4,000 से ज़्यादा स्मॉल टाउन्स हैं और 715 एस्पिनेशनल डिस्ट्रिक्ट के साथ 8 मेट्रो सिटीज़ भी हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इंडिया की कस्टम्स, इंडिया की कल्चर, इंडिया के ट्रेडिशन, इसकी स्किल्स, इसकी लैंग्वेज, इसकी डेमोग्राफी सब वेरी करती हैं। कहा जाता है कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वानी, यानी कि डाइवर्सिटी दिखाने के लिए इस कहावत को यूज़ किया जाता है कि इंडिया में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो इस कोट को आप यूज़ कर सकते हैं। और राइट, उसके बाद अगर हम देखें कि इंडिया एन्जॉयज ए डेमोग्राफिक डिविडेंड दैट इज एनवे ऑफ मैनी अ कंट्री विद ओवर 65% ऑफ इट्स पॉपुलेशन अंडर 35 ईयर। डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर पूरी मैगजीन एनालिसिस किया था, एक बार याद हो तो आपको। बट मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है कि जैसे यहाँ पर किया गया है कि 35 ईयर है, तो 35 ईयर से कम जितनी भी पॉपुलेशन है उसको कहेंगे वर्किंग पॉपुलेशन। हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, उनको काम नहीं मिल रहा। ठीक है, इसी को तो कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा है, ताकि इंडिया की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ाई जा सकें। और राइट, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कुछ और भी बताया गया है कि हमारे पास इंडिया के अंदर लगभग 55,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, 4,000 से ज़्यादा इंक्यूबेटर्स हैं और 34 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स इंडिया के पास हैं। यूनिकॉर्न्स वो होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। स्टार्टअप्स अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो यूनिकॉर्न कहलाता है। ओके, फिर यहाँ पर देखिए, over 70% of the formal and informal labor workforce of India is associated with the micro, small and medium enterprises। तो 70% इंडिया की आबादी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी हुई है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिए, काफ़ी आपको ऐसे लिखने में हेल्प करेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है सेल्फ रिलायंट इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इंडिया। उस क्षेत्र में कदम बढ़ाने के लिए हमें रूरल डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना यहाँ पर काम नहीं होगा। ओके, अभी आप यहाँ पर देखिए कि इंडिया पहले से ही स्वतंत्रता के बाद से ही एग्रेरियन इकोनॉमी रहा है। हालांकि हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया था वो 4th 5 ईयर प्लान के बाद में लगभग शुरू किया, तेज़ी से जब बढ़ना शुरू हुआ। पहले पहले हमने इंडस्ट्री पर फोकस किया, बट हाँ, इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी तो है। इंडिया एग्रेरियन इकोनॉमी है और हम प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे और एलाइड एक्टिविटीज़ पे। मतलब एलाइड एक्टिविटीज़ डेयरी प्रोडक्शन है, मुर्गी पालन है, ठीक है, इन सब चीज़ों पर भी हम डिपेंडेंट हैं। लेकिन अब एक शिफ्ट देखने को मिलता है। शिफ्ट देखने का मतलब ये है कि रूरल यूथ अब एग्रीकल्चर क्षेत्र में नहीं जाना चाहता। ठीक है, हैव स्टार्टेड एंगेजिंग देमसेल्फ इन वेरियस सेक्टर्स विच आर नॉट डायरेक्टली अलाइन टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं जाना चाहता रूरल यूथ, अब उसको भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में जाना है। मतलब एग्रीकल्चर में नहीं जाना, बाकी किसी और सेक्टर में जाना है। तो अब एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं जाना, मान लो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में जाना है, तो उसके पास उस तरह की स्किल भी तो होनी चाहिए। ठीक है, तो स्किल और डिमांड का जो गैप है उसको भी यहाँ पर कम करना है। उसको वैसी स्किल तो प्रोवाइड हो ताकि उसको जो करना है वो प्रोवाइड हो सके। द यूथ ऑफ टुडे आर द लीडर्स ऑफ टुमारो, और ये कहावत भी सिद्ध करनी है। ठीक है, तो जो आज का युवा है वो आने वाले भविष्य का निर्माता है। ये कहानी तभी सिद्ध होगी जब जो यूथ चाहता है कि वो किस सेक्टर में काम करे, उसको उस तरह की स्किल प्रोवाइड हो सके। ओके, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ओके, 18th सेंचुरी की बात करें तो एक थ्योरी आई थी, प्रूशियंस। ठीक है, ये एक जो है आप कह सकते हैं स्कॉलर कह सकते हैं, ये एक आइडिया लेकर के आए। आइडिया था फैक्ट्री मॉडल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, याद रखिएगा, फैक्ट्री मॉडल ऑफ एजुकेशन। फैक्ट्री मॉडल ऑफ एजुकेशन ये कहता है कि स्कूलों में पढ़ाई इस तरीके से हो कि स्टूडेंट आने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे नई नई फैक्ट्रीज़ बन रही हैं, उनमें वर्कर्स की तरह काम कर सकें। स्कूल्स में एजुकेशन इस तरह की हो कि उन्हें फ्यूचर के लिए ट्रेन किया जा सके कि आप फैक्ट्रीज़ में किस तरीके से वर्क करोगे, या हम कह सकते हैं उनकी वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग को स्कूल के साथ में लॉन्च किया जाए। ठीक है, स्कूल के साथ में उन्हें ये पढ़ाया जाए कि आप भविष्य में क्या करने वाले हो, तो फ्यूचर फैक्ट्री वर्कर्स के रूप में उनको तैयार किया जाए पहले से ही। एंड डेट द स्टूडेंट शुड इसेंशियली बी ट्रेंड
टू बिकम एफिशिएंट फैक्ट्री वर्कर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर इनकी थ्योरी को आप याद रखिएगा, ये इन्होंने बताया था। ओके, दिस मॉडल क्रिएटेड अ ह्यूज इम्पैक्ट इन द वे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन prospered and was propelled over the years and thus lead to the growth of economies। ये मॉडल की सक्सेस हम पहले भी देख चुके हैं, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इसकी वजह से आया वेस्टर्न कंट्रीज़ में, इसी थ्योरी की वजह से कहा जाता है कि ये चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिली। ओके, स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं हर एक सेक्टर में, एमएसएमई सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, ठीक है, सर्विस सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स जो हैं नए नए आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं। साथ ही ये जॉब्स क्रिएशन का काम भी करते हैं और अप स्किलिंग एमंग द यूथ। तो नए जो यूथ आ रहे हैं जिनको एग्रीकल्चर से अलग हटके कुछ करना है, उनको जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आप, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका की बात करें तो जो एस्टेब्लिश्ड फर्म्स हैं, जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, उससे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं स्टार्टअप्स। याद रखिए, यूएसए की एक केस स्टडी के मुताबिक जो एस्टेब्लिश्ड फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, उससे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं स्टार्टअप। याद रखिए, इनफैक्ट स्टार्टअप्स विद लेस देन 1 ईयर इन ऑपरेशन हैव जनरेटेड 1.5 मिलियन जॉब्स एनुअली। याद रखिएगा कि एक साल से जो कम के स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है, वो भी 1 मिलियन जॉब्स तक प्रोवाइड करा रहे हैं। दूसरी स्टडी हुई इसराइल के अंदर। इसराइल के अंदर हुआ कि इसराइल का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो करीब सन 2000 में 9% था, वो गिर करके 5.5% हो गया 2010 में। याद रखिए, 10 सालों के अंदर इन्होंने अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट आधे से कम कर दिया। ठीक है, 10 से 5 पर ले आए। तो इस तरह की जो केस स्टडीज़ हैं वो आपके काम में आ सकती हैं। जापान ने भी इसमें सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखी है एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ के द्वारा, जो स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स और ये एंटरप्रेन्योर्स और इंक्यूबेटर्स होते हैं, इनके कारण। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, 3D प्रिंटिंग है, रोबोटिक्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, सेंसर टेक्नोलॉजीज़ हैं, ऑगमेंटिंग एंड वर्चुअल रियलिटी है। ये सब टेक्नोलॉजीज़ नए यूथ को सिखाएंगी तो उसको अपने आप जॉब लेने में आसानी होगी। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं और नए नए सिस्टम्स यहाँ पर बन रहे हैं, तो ये एक गोल है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा गोल क्या है? $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्रिएट करना। ठीक है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्रिएट करनी है, कब तक? 2024 तक। 2024 तक इंडिया की जीडीपी $5 ट्रिलियन तक कर देनी है। अभी कितनी है? 3। ठीक है, याद रखिएगा, ये पॉइंट्स यूज़ करने के लिए काम में आते हैं। ओके, ये आपको ये वाला पैसेज नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें कुछ भी काम का नहीं है। अब आते हैं आगे। रूरल यूथ के लिए ये सब बातें हमने की कि हम क्या क्या करेंगे, और यूथ जो है वो आने वाले भविष्य का निर्माता है, तो उसको क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, डिलीवरिंग क्वालिटी एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई 2020, और उसके अंदर हमने क्वालिटी एजुकेशन की तो बात की ही की, साथ ही हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का एक गोल रखा गया है। ठीक है, तो NEP 2020 के अंदर हमने कहा कि जो स्कूल एजुकेशन है, ठीक है, उसके साथ साथ हम यहाँ पर वोकेशनल और स्किल एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, वो एक यूथ कम से कम वो अपने अंदर ले आए, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल वो यूथ वहाँ पर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लॉन्च की गई थी। दूसरा अगर हम बात करें तो एक मिशन होता है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग का मिशन है। ठीक है, याद रखिएगा, इस मिशन के अंदर होती हैं बेसिकली यूथ के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर प्रोग्राम चलाए जाते हैं। अटल टिंकरिंग लैब का प्रोग्राम यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर 2 पैसेज लिखे हुए हैं इसके ऊपर, हम ये पैसेज यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो नवंबर 2020 की मैगज़ीन के अगर आप 13वें पेज पर जाओगे तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उसके बाद इसके जो कंपोनेंट हैं वो हैं अटल टिंकरिंग लैब, स्कूल लेवल के लिए बहुत ही ब्रॉडली डिस्कस किया था हमने। ठीक है, याद रखिएगा, अटल इंक्यूबेटर्स यूनिवर्सिटी लेवल के लिए। ठीक है, साथ ही अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स रीजन्स के लिए, अलग अलग रीजन्स के लिए। अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस लॉन्च किया था, वो भी हमने सब डिस्कस किया था उस समय पर। साथ ही अराइज स्कीम लॉन्च की थी, MSME इंडस्ट्री को
स्टिमुलेट करने के लिए, और मेंटर ऑफ चेंज प्रोग्राम के बारे में भी हमने वहाँ पर पढ़ा था। तो अगर हम 2 पेज अटल इनोवेशन मिशन के बारे में इतनी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं तो यहाँ पर उन 2 पैसेज को पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको यहाँ पर स्किप कर देना है बिना कुछ सोचे, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। ये देखिए, डेवलपिंग यूथ एज चेंज मेकर। ओके, यूथ को चेंज मेकर भी बनाना है, मतलब कि वो सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश करे। चेंज किस तरीके से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के चेंजेस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर में 17 हैं, 2030 तक पूरे करने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर गोल है वो है गोल नंबर 1, एलिमिनेट पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स। एलिमिनेट पॉवर्टी, पॉवर्टी ख़त्म होते ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, एक तरीके से आपके लगभग 12 से 13 गोल अपने आप पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अरे, हंगर की प्रॉब्लम किस चीज़ से रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड है ना। क्वालिटी एजुकेशन की प्रॉब्लम किस चीज़ से रिलेटेड है, हंगर से रिलेटेड है ना। तो सिंपल सी बात है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो गोल नंबर 1 पूरा होते ही यहाँ पर सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो बेसिक फोकस पॉवर्टी के ऊपर होना चाहिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में युवा को जागरूक करें, जिससे कि वो सोसाइटी में चेंजेस लाने की कोशिश करे। और राइट, ये सब आपके काम का नहीं है। यहाँ पर देखिए, देयर हैज़ टू बी अ फोकस्ड अप्रोच इन spreading awareness about sustainable development goals and showcasing the solutions creating by the local youth, ठीक है, to the community leaders। तो लोकल यूथ अपने गांव मतलब जगह जगह जा कर के ये चीज़ों को बताए कि क्या होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनको पूरा करने से क्या होगा, लाइफ सुधर जाएगी, ठीक है। इस तरह की चीज़ें अगर आप यहाँ पर जा कर के बताएं तो ये चेंज कर सकता है, डेवलपिंग यूथ को एज अ चेंज मेकर क्रिएट कर सकता है। तो ये सब चेंजेस इंडिया में ज़रूरी हैं और होने भी चाहिए, ये कुछ ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, सही है, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलें। तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन का एक कंपोनेंट यहाँ पर ये है। ऑलराइट, यहाँ पर भी इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया गया है। प्री इंक्यूबेशंस क्या होते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में भी मैंने आपको वहाँ पर क्लियर किया था, तो हम अब यहाँ पर नहीं घुसेंगे इन चीज़ों में, समय बर्बाद किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा। आगे चलें तो डिजिटल पुश करना है। ऑब्वियस ही बात है, दिसंबर 2020 की पूरी मैगजीन डिजिटल इंडिया के ऊपर थी, तो वहाँ पर भी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। बेसिकली आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है, तो डिजिटल पुश तो करना ही है। हम तो हेल्थ सेक्टर में भी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ले आए, ठीक है। साथ ही एग्रेरियन इकोनॉमी उसको भी ट्रांसफॉर्म करना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इम्पोर्ट्स को कम करना है, और ज़्यादा फूड प्रोडक्शन करना है, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना है। कहने का मतलब ये है। ऑलराइट, मैंने आपको फार्म टू फोक मॉडल के बारे में भी बताया था। इस वर्ड को यूज़ कीजिएगा अपने एसेज में लिखने में। फार्म टू फोक मॉडल का मतलब ये होता है कि किसान अपने फार्म पर चीज़ों को उगाए और सीधे जहाँ पर उनकी ज़रूरत है वहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह सीधे वहाँ पर पहुँचाए। कोई मिडिल मैन बीच में नहीं चाहिए कि आप यहाँ पर दीजिए और ये फिर आगे देगा, नहीं, अरे इसका भी तो खर्चा करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो सीधे यहाँ पर दीजिए, आपकी इनकम डबल हो जाएगी 2022 तक, और यही प्रधानमंत्री का विज़न भी है। ऑलराइट, ओके, यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है, आपको नहीं पढ़ना, या ये देख लीजिएगा। अब कुछ काम, सारे काम सरकार अकेले नहीं कर सकती, इसमें हमें हेल्प लेनी पड़ेगी लोकल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की, एनजीओज़ की, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है। और अगर आप जानते हो तो हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी तैयार किया है 1 लाख करोड़ रुपए का, उसके अंदर भी काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। तो कंक्लूज़न में वो सब यूज़ कीजिए जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, कुछ नया यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, दैट इज़ ऑल। ऑलराइट, ठीक है। तो ये पहला आर्टिकल आपका ख़त्म होता है, इससे आपको इतनी ही चीज़ें सीखनी थी, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ से नहीं लेना था। या दिस इज़ द सेकेंड आर्टिकल, और वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अगले 2 साल तक ये आर्टिकल पे एक क्वेश्चन ज़रूर से आएगा, ठीक है, मेंस में, क्योंकि फ़ेज़ 2 लॉन्च हुआ है और फ़ेज़ 2 के ऊपर आर्टिकल ज़रूर से आएगा, क्योंकि हम फ़ेज़ 1 में सक्सेस हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो फ़ेज़ 2 के ऊपर आर्टिकल ज़रूर से आएगा, और पहली बार इस तरह का आर्टिकल छपा है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल आपके लिए हो जाता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे, चीज़ों को एलिमिनेट भी करेंगे जो चीज़ें काम की नहीं हैं। ऑलराइट, इन जून 2019 द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इसको याद रखिएगा, ये है DDWS, ठीक है, ये टर्म बार बार यूज़ होगी। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने डिसाइड किया
स्वच्छता एंथम गाया गया, और ये किसी लिरिसिस्ट स्वानंद किरकारे जी ने गाया, और इस तरह का एक गाना भी मतलब स्वच्छ भारत के ऊपर बनाया गया। ये काम की चीज़ नहीं थी, बट हाँ आपको पता होनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं। अगर हम बात करें कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसका फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो चुका है। याद कीजिए कि स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी थी, और उस समय हमने ये चलाया था, और हमने कहा था कि 5 साल में इंडिया को ओडीएफ फ्री कर देंगे। ओडीएफ होता है ओपन डेफिकेशन की फ्री। कोई भी बाहर शौच के लिए ना जाए, सभी के घरों में अपनी जो है वो टॉयलेट्स बनी हुई हों। ठीक है, तो वो मकसद हमारा था, और हमने 2 अक्टूबर 2019, गौर फरमाइए 2 अक्टूबर 2019 को ये लक्ष्य पूरा कर लिया है। हालांकि सरकार ने तो आकर के यही कहा है मंच पर कि हमने पूरा कर लिया है, बाकी सब आप जानें। ठीक है, तो ये 5 सालों में हमने स्वच्छ भारत मिशन में पूरा कर लिया। अब हमारी कम से कम 90 से 100% की जो आबादी है वो ओडीएफ फ्री है। यानी कि अब लगभग कोई भी बाहर नहीं जाता सरकार के हिसाब से। सभी के घरों में टॉयलेट्स भी हैं, और 100% कवरेज हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब ये स्वच्छ भारत मिशन 2 शुरू करने की क्या ज़रूरत पड़ी, तो वो इस पार्ट में बताया गया है, ये हमें जानना है। ठीक, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि हमें और आगे जाना, एंड स्वच्छता संदेश की हमें जोत से जोत जगाना। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमने बहुत सारी जो पीक्स हैं वो हासिल कर लिए हैं, हमने बहुत सारे सक्सेस हासिल की हैं, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा क्लीनलीनेस का लक्ष्य है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, और हम इसमें कदम बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन को नरेंद्र मोदी जी का एक ये लीडरशिप मिशन था, और इन्होंने पूरी दुनिया तक इस मिशन को पहुंचाया। कोविड-19 के दौरान ये जो विज़न है इसको काफ़ी ज़्यादा सराहना मिली, क्योंकि कोविड-19 में हमने अब बात की थी सैनिटेशन की। ठीक है, सैनिटेशन का दूसरा नाम स्वच्छता होता है। ठीक है, और उस स्वच्छता के जरिए ही स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ करके हमने इसको पूरे विश्व में फैलाने की पूरी कोशिश की। साथ ही कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बिहेवियरल चेंज प्रोग्राम है। बिहेवियर चेंज का मतलब क्या होता है, मतलब लोगों की जो सदियों पुरानी आदत थी बाहर जाकर सोच करने की, उस आदत को हमने यहाँ पर बदला है। ठीक है, तो ये होता है बिहेवियर चेंज प्रोग्राम। इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है एज अ जन आंदोलन। लोग खुद से पार्टिसिपेट करते हैं इन प्रोग्राम्स में, क्योंकि लोग नहीं करेंगे तो मोदी जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर इस तरह की हेल्प करती हैं। ओके, तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। 2014 में हमारे पास कह सकते हैं आप टॉयलेट्स कवरेज था, वो 39% था। ठीक है, मतलब हर 100 में से सिर्फ 40 घर ऐसे थे जहाँ पर टॉयलेट्स बने हुए थे। ये 2019 में 100% कर दिया है। अब 100 में से 100 घरों में जो हैं वो टॉयलेट्स बने हुए हैं। ये डाटा आपको हर कीमत पर याद रखना ही रखना है। जहाँ भी स्वच्छता आए आपको ये डाटा याद रखना है, लॉन्च करना है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ओके, तो ये एक जो मिशन है, देखिए स्वच्छ भारत का जो मिशन था, स्वच्छता जो था, सैनिटेशन वाला प्रोग्राम था, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 और 7 बेसिकली इसी के बारे में बात करते हैं, स्वच्छता के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हमने एक गोल ऐसा है जो हमने पूरा कर लिया 11 साल पहले ही, हालांकि 2030 तक पूरा करना था, बट 2019 में हम ओडीएफ फ्री हो गए, तो हमने स्वच्छता का गोल नंबर 7 पूरा कर लिया है। ओके, ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे, तो ये हुआ ऐसे 4 पीस की मदद से। 4 पीस, पॉलिटिकल लीडरशिप यानी कि सरकार की अपनी सराहना, पब्लिक फाइनेंसिंग, लोगों ने मदद की धन की तुलना में। ठीक है, पार्टनरशिप विभिन्न कम्युनिटीज़ के बीच, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, और पब्लिक पार्टिसिपेशन थे। तो 4 पीस अगर ये नहीं होते तो हम यहाँ सक्सेस नहीं हो पाते। ठीक है, तो पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक फाइनेंसिंग, पार्टनरशिप एंड पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए हमने ये मुकाम हासिल किया है। उसके बाद तो यहाँ पर देखिए पीएम मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2019 को आकर के कहा कि हम ओडीएफ फ्री हो चुके हैं, और महात्मा गांधी जी का स्वच्छ भारत का मिशन भी हमने पूरा किया। हमारी जो जर्नी थी उसका सिर्फ एक लेवल हमने पार किया है, अभी बहुत कुछ आगे बाकी है जीतने के लिए, ये बातें वहाँ पर कही गई। ऑलराइट, अब देखिए क्या हुआ। अब आते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 की तरफ। फरवरी 2020 को सरकार को फिर से सपना आया कि हाँ अभी काम अधूरा रह गया है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो उन्होंने लॉन्च किया स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2
टोटल बजट दिया इतने करोड़ रुपए का, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि ठीक है बजट है, काफ़ी बड़ा है। ओके, तो इसमें हम फोकस करेंगे। देखिए, हमने खुले में सोच मुक्त भारत तो कर दिया, ठीक है, हम अब कोई बाहर नहीं जाता, लेकिन हो सकता है कि अगर हम दोबारा से ध्यान ना दें तो लोग अपनी आदतों पर वापस आ जाएं। तो इस ओडीएफ स्टेटस को वैसा का वैसा ही रखने के लिए हमें दोबारा से हेल्प लेनी होगी। मतलब कहने का ये है कि ओडीएफ स्टेटस जो है वो सस्टेन रहे। सस्टेन रहने का मतलब है लोग वापस से अपनी आदतों पर ना आ जाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को बार बार बताते रहें कि हाँ बाहर मत जाइए। तो ये मकसद है। साथ ही हमने सिर्फ पहले मिशन में लॉन्च किया था ओडीएफ, लेकिन हम इसमें लॉन्च कर रहे हैं सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर खास फोकस दिया जाएगा। 15वें फाइनेंस कमीशन ने भी अलग अलग ग्रांट्स लॉन्च की हैं स्वच्छता के लिए, तो स्वच्छता ग्रांट्स भी 15वें फाइनेंस कमीशन ने यहाँ पर लॉन्च की हैं। और राइट, मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी बहुत कुछ बाकी है इस आर्टिकल के अंदर। ओके, देखिए, गौर फरमाइए, DDWS द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इसको इम्प्लीमेंट करेगा। अगले 5 सालों के लिए प्रोग्राम है, 2020 से 2025 तक इस काम को करना है। ओके, क्या क्या करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा, यहाँ पर मत पढ़िए, बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में दिया हुआ है तो वहाँ पर देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आखिर करना क्या चाह रहे हैं, यहाँ देखते हैं। देखिए, ऑलराइट, पहले तो ये देखिए, कुछ विलेजेस हैं जहाँ पर अभी ऐसी सुविधा नहीं है, ठीक है, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के जो इलाके हैं, उस तरह के एरिया हैं, या कुछ पिछड़े इलाके हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इलाके हैं, वहाँ पर हम ओडीएफ नहीं अभी क्रिएट कर पाए हैं। तो उन इलाकों में ओडीएफ प्लस विलेजेस क्रिएट करने हैं, ठीक है। पहला मकसद तो ये हो गया। फिर आप ये देखिए, या इन द फेज 2 गाइडलाइंस विजुअल क्लीनलीनेस हैज़ बीन डिफाइंड। तो क्या होता है विजुअल क्लीनलीनेस, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो विजुअल क्लीनलीनेस होता है कि हर एक हाउस होल्ड, ए विलेज इज कॉल्ड विजुअली क्लीन इफ एट लीस्ट 80% ऑफ द हाउस होल्ड एंड ऑल इट्स पब्लिक प्लेसेस हैव मिनिमल लिटर एंड मिनिमल स्टेगनेंट वाटर एंड द विलेज डज नॉट हैव एनी प्लास्टिक बेस्ड डंप, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिए। कौन होता है विजुअली क्लीननेस विलेज, जिसमें 80% से ज़्यादा हाउस होल्ड्स जो हैं वो क्लीन हो, सड़कों पर पानी जमा हुआ ना मिले, प्लास्टिक के ढेर या कूड़े के ढेर लगे हुए ना हो, वो होता है विजुअल क्लीनलीनेस। ओके, या ये पैसेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाला पैसेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, करने क्या वाले हैं स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 में, तो हम करेंगे कंस्ट्रक्टिंग ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स, ठीक है। तो ये जो टॉयलेट्स हैं वो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। दूसरा, रेट्रोफिटिंग ऑफ टॉयलेट्स, जो हम पहले बना चुके हैं उनमें कुछ नई तकनीक आई है, तो उस नई तकनीक को उन जो पुरानी टॉयलेट्स हैं उनमें इन्वॉल्व करेंगे, दूसरा मकसद। तीसरा, नीड बेस्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ द कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें और करी जाएंगी। साथ ही बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू इंडिया के अंदर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वेस्ट प्रोड्यूस होता है। साथ ही गोवर्धन मिशन, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जैसे गोवर्धन मिशन लॉन्च किया गया था, तो उस तरह का ही मिशन है। मतलब हार्मफुल जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर हटा करके और साफ़ चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ की जाएंगी। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, तो प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाएगा। ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ग्रे वाटर वो होता है जो आपके घरों से निकलता है लेकिन वो बिल्कुल साफ़ होता है, जैसे बर्तन मांजने का, ठीक है, उस तरह का पानी। एंड फीकल सिलज मैनेजमेंट, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी। तो ये पैसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। ये इतना डिटेल में आपको नहीं जाना, यहाँ देखिए। ऑलराइट, गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्वच्छ भारत मिशन फेज 2। तो गाइडिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है, मतलब स्वच्छ भारत मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं कि हमें स्वच्छ भारत मिशन को सक्सेसफुल करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, फेज़ 2 और चैलेंजेस भी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। अब बेसिक चीज़ें तो हमने कर दी, अब कुछ हार्ड चीज़ें करनी है, जैसे किसी भी को भी पीछे नहीं छोड़ना, नो वन इज़ लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी हो
किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, कहीं पर भी रहता हो, उसको पीछे नहीं छोड़ना, ठीक है। साथ ही रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल, कुछ भी वेस्ट है, जैसे कोई भी वेस्ट है तो उसको रिड्यूस करना है, रीयूज़ करना है या रिसाइकिल करना है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। ओके, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद ऑब्लिगेटरी कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग, ठीक है, तो जो भी हम कुछ प्लानिंग करने वाले हैं वो ऑब्लिगेटरी नेचर की होगी, तो इससे हमें करने में मदद मिलेगी, हमारी ऑब्लिगेशंस पड़ेंगी, यानी कि हमें वो करना ही करना है। टेक्नोलॉजी का एनकरेजमेंट तो करना ही पड़ेगा, बिना टेक्नोलॉजी के कुछ नहीं होने वाला। अभी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी टेक्नोलॉजीज चाहिएगी, ठीक है, और प्लास्टिक वेस्ट के लिए भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ ही रही हैं। उसके बाद क्लस्टरिंग ऑफ विलेज फॉर द मैक्सिमम इकोनॉमिक एफिशिएंसीज, एक विलेज में डायरेक्ट वर्क ना करके 5-6 विलेजों को एक साथ इकट्ठा करो, उनका क्लस्टर बनाओ और उसके साथ में हेल्प करो, ताकि जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है वो बने, यानी कि पैसा देने के बाद ज़्यादा आउटपुट बाहर आए। और राइट, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं। साथ ही अगर हम देखें अदर स्कीम के साथ कन्वर्जेंस कर सकते हैं। अब आपको पता है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ओडीएफ स्टेटस लेने के लिए आपको टॉयलेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। टॉयलेट्स क्रिएट करने के लिए आप मनरेगा वर्कर्स को साथ में रख लीजिए, तो क्या होगा, मनरेगा वर्कर का भी काम हो जाएगा और टॉयलेट भी बन जाएगा, दोनों काम एक साथ हो गए, हो गया सही, ठीक है, बस यही तो करना है। प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना है। प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने का मतलब है सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट मॉडल्स के थ्रू ये सारे काम करने पड़ेंगे, ठीक है। जो गंगा वैली के विलेजेज हैं, बेसिकली जो गंगा के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके जो विलेजेज हैं उनको पहले प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। और सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ताकि जो सीवेज है वो यहाँ पर ना जाए गंगा रिवर में। तो स्वच्छ भारत मिशन के साथ साथ हम यहाँ पर निर्मल गंगा और एवरल गंगा का प्रोग्राम भी लॉन्च कर देंगे। ओके, प्लानिंग किस तरीके से की जाएगी, ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा डिटेल में नहीं जाना, बस बेसिकली नया है कुछ तो आपको पता होना चाहिए। हम डिसेंट्रलाइज सैनिटेशन इंटरवेंशंस लाएंगे। क्या मतलब है, देखिए, एक होती है सेंटर, एक होती है स्टेट, एक होती है लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज़, बस इतना तो आपको पता है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सरकार ऊपर से कुछ नीचे ना भेजे, ठीक है, प्रोग्राम जाए नीचे से ऊपर। लोकल बॉडीज़ कहें, म्यूनिसिपलिटीज़ और पंचायत बताएं कि क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या चीज़ें कर रही हैं, और ऊपर अपने प्रोग्राम्स बना करके भेजें। प्लानिंग नीचे से ऊपर की तरफ होगी, इसको कहेंगे डिसेंट्रलाइज सैनिटेशन इंटरवेंशंस, ठीक है। तो लोकल लोगों को पता होता है कि किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, ऊपर के लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। तो प्रोग्राम नीचे से बन करके जाएगा तो अच्छा इम्प्लीमेंटेशन उसका देखने को मिलेगा। ओके, देखिए, all plans should be presented in the gram sabha and endorsement of the gram sabha would be obtained and recorded। तो जितना भी प्रोग्राम है वो ग्राम सभा से बन करके जाएगा, ठीक है। तो बेसिक यूनिट क्या होती है, पंचायती राज की ग्राम सभा, और वहाँ से ये चीज़ें बन करके जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बनेगा डिस्ट्रिक्ट स्वच्छता प्लान, याद रखिएगा। स्टेट लेवल पर एक कमेटी होगी, स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, जो कि हर साल जो प्लान को डेवलप करने का काम करेगी। ये 2 पॉइंट यहाँ से निकल करके आए। उसके बाद सभी स्टेट और यूटीज़ को 2 प्लान और तैयार करने हैं, एक है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान और एक है एनुअल इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम प्लान, ठीक है। ये दोनों प्लान इनको यहाँ पर लॉन्च करने हैं, ठीक है। तो स्टेट्स के आपने जाने 3 चीज़ें हो गई, एक ये कमेटी हो गई और 2 प्लान हो गए, और डिस्ट्रिक्ट का 1 प्लान हो गया, और ग्राम पंचायत का तो यहाँ पर पूरा रोल देखने को मिला ही मिला। ओके, फिर एक नेशनल लेवल पर, अभी हम स्टेट लेवल पर तो आए हैं, द नेशनल स्कीम, यहाँ पर आ जाते हैं, द नेशनल स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी NSSC, ये अप्रूव करेगी स्टेट के ये दोनों प्लान्स जो अभी अभी पढ़े, ठीक है। तो स्टेट के दोनों प्लानों को ये अप्रूव करेगी और काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी, बस इतना आपको पता चलना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना। आईईसी के बारे में बात करें, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो बेसिकली इस पूरे पैसेज के अंदर आपको सिर्फ एक ही चीज़ पढ़नी है। मतलब कहना यह है कि स्वच्छ भारत मिशन को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन प्रोग्राम है। तो स्वच्छ भारत मिशन कैंपेन के अंदर आप देखिए तो बिहेवियरल चेंज कैंपेन चलाने पड़ेंगे, जैसे अमिताभ बच्चन जी के द्वारा ऐड किए जाते हैं ना कई सारे, या अक्षय कुमार के द्वारा ऐड किए जाते हैं, तो उस तरह के ऐड के थ्रू लोगों को जागरूक करना है, ठीक है। आइकॉनिक मास मीडिया कैंपेन, ये यूट्यूब है या इन सब चीज़ों का, फेसबुक वगैरह का यूज़ करके लोगों को जागरूक करना है। पार्टिसिपेशन ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, वुमेन, टीचर, कैडेट, सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिकल लीडर्स, फेथ लीडर्स एंड पीपल्स ऑल फ्रॉम द वॉक्स ऑफ लाइफ। मतलब
लोग जिनको भी फॉलो करते हैं उनको यहाँ पर बताया जाए कि आप लोगों को अपने एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, यहाँ पर किसी भी चीज़ के थ्रू स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताइए। ये होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना और सीधे जनता से कम्युनिकेट करना। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के अंदर। और राइट, ये सब अब आपको नहीं पढ़ना, इतना ही काफ़ी था इसके अंदर। आ जाते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बेसिकली लॉन्च किया जाता है आपका उन लोगों के लिए जो कि मोटिवेट करना चाहते हैं, जैसे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं। तो यहाँ पर ट्रेन करके बताया जाएगा कि स्वच्छ भारत मिशन क्या है, क्या मकसद है। ठीक है, मकसद से भटकना नहीं है। ऑलराइट, तो इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ नए बंदे जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग किस तरीके से हो, उनको बताया जाए कि भाई क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, अवेयरनेस फैलाई जाए। ठीक है, लोग साफ़ सफाई नहीं रखना चाहते तो उनको बताया जाए कि साफ़ सफाई नहीं रखोगे तो कोविड-19 जैसी बीमारियां और भी आगे आएंगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैलेंजेस हैं वो वहाँ पर शॉर्ट आउट किए जाएं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए। ओके, आगे चलें। तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जरूरी हैं फॉर द की स्टेक होल्डर्स। की स्टेक होल्डर्स वो हैं जो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द प्लान फॉर्मेशन प्रोसेस। जैसे विलेज लेवल पर कमेटी है, ग्राम सभा है, ब्लॉक लेवल पर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर कमिटीज़ हैं, या हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, NGOs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। ठीक है, उन सबको यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स के तहत जोड़ा जाना चाहिए। बेसिकली उनकी ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए ताकि वो नीचे जा कर के बता सकें। ट्रेनिंग किस तरह की, इस तरह की कि किस तरीके से डोर टू डोर विजिट्स के ज़रिए आप लोगों में बिहेवियरल चेंज की भावना को पैदा कर सकते हैं। उनको बताइए कि कंपोस्ट पिट क्या होता है, सॉक पिट क्या होते हैं। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक क्या होती है। तो ये सब चीज़ें आप बताइए। साथ ही हम लॉन्च करेंगे स्वच्छता ग्राहीज। स्वच्छता ग्राहीज फूट सोल्डर्स होते हैं, मतलब सबसे निचले कदम के स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो ग्राउंड लेवल पर वर्क करते हैं, ग्राउंड लेवल से भी नीचे वर्क करते हैं। हर एक घर के अंदर जा कर के ये बताते हैं कि आप किस तरीके से वर्क कीजिए, और वहाँ पर डाटा भी रिकॉर्ड करते हैं। तो बिहेवियरल चेंज प्रोग्राम में इनसे ज़्यादा बड़ा कोई भी नहीं है। हालांकि पद में सबसे नीचे आते हैं बट सबसे इम्पोर्टेंट रोल इन्हीं का है। और राइट, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट देखें। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में सेंटर के पास है नेशनल स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी, मैंने आपको पहले ही बताया। ये सुपर कमेटी है। इसके नीचे स्टेट्स के जो प्लान है, जैसे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान और एनुअल इम्प्लीमेंटेशन प्लान, ये इनको चेक करेगी और अप्रूव करेगी। ठीक है, अप्रूवल और रिवीजन ये इसके हाथ में है। इतना आपको याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। उसके बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का रोल मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो लोकल सेल्फ बॉडीज़ हैं, 73 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1992 में, उसके ज़रिए यहाँ पर हम जो ग्राम पंचायत हैं उसकी मदद ले रहे हैं, और ग्राम पंचायत ही सारे प्लान ऊपर बना करके भेजेगी। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ग्राम पंचायत जो हैं वो पाइवटल रोल यहाँ पर प्ले करने वाली हैं स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 के अंदर। ऑलराइट, तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, ये सब आपको नहीं पढ़ना, किसी भी चीज़ के अंदर इतना नहीं घुसना। या ये देख लीजिएगा, फाइनेंस पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा आएगा क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पूरा पैसा सरकार नहीं देगी, केंद्र सरकार नहीं देगी। सेंटर और स्टेट के बीच 90-10 का रेशियो है। 90% पैसा सेंटर देगी, 10% स्टेट देंगे। नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर वाले राज्यों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। और देखें तो 100% फ्रॉम सेंटर इन द यूटीज़, और अगर यूटी में इंप्लीमेंट हो रही तो 100% पैसा सरकार देगी। और अदर रेशियोज़ हैं 60:40। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सभी स्टेट्स के लिए 60:40 का रेशियो है। कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो 90:10 के रेशियो पर हैं, और जो रिमेनिंग है वो यहाँ पर 100% सरकार देगी, सेंटर गवर्नमेंट। तो ये सब आपको पता होगा, इसमें आपको और कुछ नहीं जानना। ऑलराइट, उससे आगे चलें तो ये देखिए, यहाँ पर पूरी फंडिंग दी गई है, किस तरीके से फंडिंग प्रोविजंस जाएंगे। हमें नहीं जानना कि किस तरीके से फंडिंग जाएगी। आगे चलते हैं। या ये सब भी हमारे काम का नहीं है। ओके, ये देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाएगा। बेसिकली फेस टू टेक्निकली मोर कॉम्प्लेक्स, तो टेक्निकली यहाँ पर मोर कॉम्प्लेक्स तो है क्योंकि टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, तभी ये चीज़ें और आगे बढ़ेंगी। देयरफॉर रिव्यू ऑफ द सैनिटेशन टेक्नोलॉजीज़, नई टेक्नोलॉजीज़, बायोटेक्नोलॉजीज़, प्रमोशन ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़, स्ट्रेथन डिसेंट्रलाइज्ड ONM। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चलती रहेंगी। एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेस ऑफ द
प्रोग्राम। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की काफ़ी ज़्यादा नीड यहाँ पर रहेगी। सिंपल सी बात है, नई चीज़ें करने जा रहे हो तो रिसर्च की ज़रूरत तो यहाँ पर पड़ेगी, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन के लिए क्या है, मतलब प्रोग्राम तो आपने लॉन्च कर दिया, सक्सेस भी हो रही है या नहीं हो रही है वो जांचने का काम यहाँ पर किसका होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ड्रिंकिंग डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन लीड द मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन फेज 2, वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट एंड यूटीज एंड डिस्ट्रिक्ट। तो वर्क किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का, याद रखिएगा। और राइट, बस इतना जानना ज़रूरी था भाई इस पैसेज के अंदर, और कुछ नहीं जानना। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 8 अगस्त 2020 को, और उन्होंने कहा था कि क्लीनलीनेस कैंपेन इज़ अ जर्नी विच विल गो ऑन कंटिन्यूसली, और ये जर्नी कंटिन्यूसली जाती जाएगी, ये रुकने वाली प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बना करके भी दे सकते हैं, क्वेश्चन दे देंगे, क्लीनलीनेस कैंपेन इज़ अ जर्नी विच विल गो ऑन कंटिन्यूसली, कमेंट, ठीक है, बताइए, आप करते रहिए, ठीक है। और राइट, तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन का फेज़ 2 है, ये संपूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य लेकर के चलता है, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड भी यूज कीजिए, संपूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ताकि 1.3 बिलियन लोगों को स्वच्छता जो है वो यहाँ पर मिल सके। और राइट, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर कवर की गई हैं। आगे चलते हैं। ये आर्टिकल यहाँ पर ख़त्म होता है, और काफ़ी सही आर्टिकल था, काफ़ी कुछ हमने इसमें जाना। 250 वर्ड के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल आपके लिए मिल गया, आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी लिख सकते हो यहाँ से। आगे चलें, या एजुकेशन इन रूरल इंडिया। ओके, बेसिकली एजुकेशन के ऊपर बात की गई है कि एजुकेशन किस तरीके से वुमेन और यूथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या क्या स्कीम्स लॉन्च की गई हैं रूरल इंडिया के लिए, यूथ को एम्पावर करने के लिए एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, इन्होंने कभी भी पॉपुलेशन के ऊपर आर्टिकल नहीं दिया। अरे पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगी तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आप दिखा रहे हो ना योजना मैगजीन और कुरुक्षेत्र मैगजीन के अंदर, ये अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली यार पॉपुलेशन के लिए भी कुछ करना चाहिए। 2 चाइल्ड पॉलिसी सरकार कह रही है कि हम नहीं कर सकते इंडिया के अंदर लॉन्च, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 चाइल्ड पॉलिसी लाइए, तो सरकार मना कर रही है कि साहब ये नहीं हो सकता। बताइए, अगर इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती, पॉपुलेशन कम नहीं होगी, बढ़ती चली जा रही है, तो ये समस्याएं बढ़ती जाएंगी, और योजना और कुरुक्षेत्र के नए नए एडिशन आते रहेंगे और हम पढ़ते रहेंगे। खैर, दिस इज़ अ टाइप ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं। तो एजुकेशन के ऊपर हमने पहले भी कई मैगजीन्स पढ़ी हैं, काफ़ी कुछ पढ़ा है, बट देखते हैं इंट्रोडक्शन वगैरह से क्या दिया हुआ है। मॉडर्न इंडिया है, ठीक है, नई नई चैलेंजेस आ रहे हैं, पॉवर्टी है, ठीक है, उस सब के लिए यूथ को, और टेक्नोलॉजी चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं, तो यूथ को एक तरीके से स्किल प्रोवाइड करनी है, स्किल एजुकेशन के थ्रू प्रोवाइड होगी। गिनतियाँ तो आती हैं उससे कम, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर लॉन्च की जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा कहने का मतलब क्या है, ये देखिए, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड स्किल ट्रेनिंग फॉर एडल्ट्स, यहाँ पर लगा दीजिए इसको, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस एंड स्किल ट्रेनिंग फॉर एडल्ट्स इज अल्टीमेटली द ओनली वे, ठीक है, टू हेल्प रूरल इंडियाज एस्केप द पॉवर्टी ट्रैप दे फाइंड देमसेल्व्स इन एंड मेक देम सेल्फ लैंड। तो इंडिया का जो पॉवर्टी ट्रैप है जिसने लोगों को बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ है, और इंडिया को सेल्फ लैंड बनाने के लिए एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग ही ऐसा साधन है जो यहाँ से इन बच्चों को उभार सकता है, ठीक है। ये कहने का मकसद है, ये लाइन काफ़ी अच्छी थी, ये आपको नोट करनी है, और इसको याद कर सकते हैं तो याद कीजिए, वरना अपनी भाषा में बना करके भी इस लाइन को लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए, और राइट टू एजुकेशन एक्ट भी लॉन्च किया गया था 2009। ये भी कहता है कि यूनिवर्सल एनरोलमेंट करना है एलिमेंट्री एजुकेशन में चिल्ड्रंस का सक्सेसफुल तरीके से। तो ये एक तरीके से एज अ राइट भी हमने लॉन्च किया है, फंडामेंटल राइट इसको कहा जाता है। तो ये फंडामेंटल राइट है, तो बच्चों से इस चीज़ को कोई नहीं छीन सकता। ओके, देखिए, एक होता है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए। ये डिनोट करता है एज अ परसेंटेज ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग एज ग्रुप। मैं कहता हूँ कि 10 साल तक के कितने बच्चे कॉलेज जाते हैं, तो 10 साल तक के सारे बच्चे नीचे लिखे जाएंगे, बटे कितने जाते हैं, तो वो जो आएगा वो रेशियो कहलाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा इन 2015-16 GER वाज 56, यानी कि आप देखें तो 100 में से सिर्फ 56 बच्चे ही थे जो कि स्कूल जाते थे, या सीनियर सेकेंडरी लेवल पर जो है वो एजुकेशन ले रहे थे। लेकिन अब
और प्राइमरी लेवल पर, ठीक है, और प्राइमरी लेवल पर 99% बच्चा यहाँ पर स्कूल जा रहा है। तो ये है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इंडिया का। थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, कुछ ना मिले तो इन्हीं चीज़ों को ऐसे के अंदर डाल आइएगा। आगे देखें, ये GER डिक्लाइन होता चला जा रहा है, मतलब 100 में से 56 बच्चा पहले एडमिशन लेता था, अब 45 ही बच्चा ले रहा है। ठीक है जी, तो ये दिक्कत है नहीं है, 10 बच्चे कहाँ गए। तो ये डिक्लाइन हो रहा है किस वजह से? ये डिक्लाइन हो रहा है जेंडर आइडेंटिटीज़ की वजह से। फीमेल इलिटरेसी, ट्रांसजेंडर पर्सनस को कोई एजुकेशन नहीं, सोशियो कल्चर आइडेंटिटी, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है एजुकेशन नहीं प्रोवाइड हो पाती। जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, जैसे स्टूडेंट हैं स्मॉल विलेजेस से आते हैं तो हायर एजुकेशन के लिए मनी प्रॉब्लम यहाँ पर बेसिकली फेस करनी पड़ती है। सोशियो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे माइग्रेंट और लो इनकम हाउस होल्ड हैं, तो माइग्रेंट जो कम्युनिटीज़ हैं उनको एजुकेशन एक जगह पर नहीं मिल पाती। साथ ही डिसेबिलिटी भी इसके ऊपर एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एक होता है नेशनल सैंपल सर्वे, इसकी जो 71st राउंड हुआ था उसने बताया कि 12% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया डू नॉट हैव द सेकेंडरी स्कूल विद इन 5 किलोमीटर। ठीक है जी, तो 5 किलोमीटर के अंदर उनके पास स्कूल तक नहीं है। और साथ ही अर्बन एरिया के अंदर 1% जो है ऐसा एरिया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप रूरल एरिया में जाएं तो आपको 5 किलोमीटर के अंदर अंदर स्कूल नहीं मिलेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर है। ऑल राइट, ये नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ओके ये भी नहीं पढ़ना, ठीक है, ये सब हमें नहीं पढ़ना, बस यहाँ तक हमें इस चीज़ को कवर करना था। बेसिकली इंट्रोडक्शन के लिए हमें इतना मिल गया। अब देखते हैं कि स्कीम्स क्या क्या लॉन्च की गई हैं सरकार के द्वारा। बहुत ही सावधानी से स्कीम पढ़नी है, बहुत ही ज़्यादा सावधानी से। पहला, समग्र शिक्षा स्कीम, ठीक है। विद दिस चैलेंजेस गवर्नमेंट ने लॉन्च की समग्र शिक्षा स्कीम, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन। 2018-19 में ये इफेक्ट में आई। ठीक है जी, ओके। अब ये देखिए कि बेसिकली प्री स्कूल, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी टू सीनियर, हर लेवल के बच्चे के लिए ये स्कीम है और उसको इंटीग्रेट करना है कॉलेजेस के अंदर। ओके, पहले 3 स्कीम चलती थी, सर्व शिक्षा अभियान, द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। ये तीनों स्कीम ख़त्म कर दी गई हैं, सब्ज्यूम कर लिया है इस स्कीम ने इन तीनों स्कीम को। तो समग्र शिक्षा स्कीम तभी आई जब ये 3 स्कीम खत्म हो गई। ठीक है, तो याद रखेगा कि किन 3 स्कीम्स को यहाँ पर सब्ज्यूम किया गया है। द स्कीम ऑल्सो गिव अटेंशन टू द अर्बन डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। तो सिर्फ रूरल एरिया पर फोकस नहीं है, अर्बन डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं लेकिन फिर भी स्कूल एजुकेशन नहीं जा पाते, उन पर भी यहाँ पर फोकस है। ठीक है, चिल्ड्रन अफेक्टेड बाई पीरियोडिक माइग्रेशन, तो माइग्रेशन के थ्रू यहाँ पर जो चिल्ड्रन अपनी स्कूल एजुकेशन छोड़ देते हैं उनके लिए भी यहाँ पर फोकस किया गया है। साथ ही फोकस है जो रिमोट एरियाज़ में बच्चे रहते हैं या स्केटर्ड हैबिटेशन है उन बच्चों पर भी फोकस किया जाएगा। ओके, under this scheme provision has been made for giving preference to the special focus districts, educationally backward blocks and the left wing extremist affected districts। तो ये जो एरियाज़ हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड इलाके हैं, स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से अफेक्टेड एरियाज़ हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब जगहों पर बेसिकली फोकस किया जाएगा समग्र शिक्षा अभियान के तहत। ऑलराइट, तो इतनी चीज़ आपको यहाँ तक पता होनी चाहिए थी। आगे बढ़ें, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी। उसके बाद या ये देखिए क्या क्या किया जाएगा इसके तहत फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की जाएगी कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए। ठीक है, और सभी गर्ल्स और SC ST BPL के बच्चों को यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद टॉयलेट्स अलग अलग बनाए जाएंगे, लेडीज़ टॉयलेट अलग और जेंट्स टॉयलेट अलग। ठीक है, बालक बालिका विद्यालयों में। ठीक है, उसके बाद टीचर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे, किसी भी बच्चे को कम ना समझें, गर्ल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स स्कूल के अंदर ही बनाने पड़ेंगे फॉर टीचर्स। ठीक है, ताकि टीचर्स भी स्कूल के जो है हॉस्टल में रहें और वहाँ पर ध्यान रखें बच्चों का आफ्टर द स्कूल ऑल्सो। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। The Department of School Education and Literacy is also implementing the component of vocational skill training under the umbrella of the समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा के अंदर हायर सेकेंडरी एजुकेशन पर वोकेशनल स्किल के प्रोग्राम को भी लॉन्च करना है, ताकि जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है बच्चे की उसको सुधारा जा सके, वो कुछ सालों में इस काबिल बन जाए कि वो किसी फैक्ट्री, किसी वर्कर के रूप में काम कर सके और जो स्किल है उसको उस तरह की प्रोवाइड की जा सके। ये समझ में आया।
साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा, बस इतना ही देखना है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी यहाँ पर लॉन्च है इस स्कीम के अंदर। तो स्कॉलरशिप तो ज़रूरी है, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि स्कॉलरशिप तो ज़रूरी है ही। आगे चलें, जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में 2 पॉइंट यहाँ पर ज़रूरी हो जाते हैं। ये क्या है, ये गुड क्वालिटी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड कराने का एक साधन है, ठीक है। तो अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय में जाते हो, बेसिकली आप 5th या 8th क्लास पास करने के बाद इन विद्यालयों में जाते हो और आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड होती है। यहाँ पर देखिए, द नवोदय विद्यालय स्कीम एम्फसाइज ओपनिंग ऑफ वन जवाहर नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। हर एक कंट्री में एक विद्यालय जरूर होना चाहिए, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलें, तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाए गए थे। ये देखिए, ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी 1997-1998 में। प्रोवाइड करना था क्वालिटी अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन टू द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट। गौर फरमाइए, फुल फोकस यहीं पर ही रखिए भाई, वरना सारा ध्यान खत्म हो जाएगा, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट के स्टूडेंट्स के लिए है केवल, ठीक है, एससी कम्युनिटी के लिए नहीं है। इन द रिमोट एरियाज टू अनेबल देम टू एक्सेस द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड ब्रिंग देम इन द जनरल पॉपुलेशन। तो एसटी कम्युनिटी के वो लोग जो बहुत ही रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जिन पर आसानी से सुविधाएं नहीं पहुंच सकती, उनके लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाए गए हैं। 1997-1998 में स्कीम शुरू की गई थी। ये हमें इतना जानना था, ओके। ये हमें यहाँ पर नहीं जानना कितना बजट दिया, कितने बच्चे ऐड हो गए, ये सब हमें नहीं जानना। बात करते हैं मिड डे मील स्कीम की। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, ठीक है, बच्चे इसी के लिए स्कूल आते हैं। आगे देखें तो, दो द मिड डे मील स्कीम इज द टारगेटेड एट द यंग चिल्ड्रन स्टडिंग अप टू द क्लास 8, it needs to be mentioned as it is one of the most successful program for keeping young children from disadvantaged sections like poor, Dalits, tribals, गर्ल्स एंड चिल्ड्रंस ऑफ द लेबर। देखिए, बच्चों को स्कूल में एंगेज करने के लिए एक तरीके से ये स्कीम लालच के रूप में भी काम करती है, ठीक है। बच्चे यहाँ स्कूल में आते हैं और कुछ ना कुछ सीख कर ही जाते हैं, साथ ही उनको हम भोजन भी देते हैं ताकि जो लोग पुअर हैं वो भी स्कूल के अंदर आ सकें। ये बहाना ना मारे कि खाना नहीं है हमारे पास, तो खाना भी ये सरकार यहाँ पर प्रोवाइड करती है। काफ़ी अच्छी स्कीम ये यहाँ पर है। दलित्स हैं, ट्राइबल्स हैं, गर्ल्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, तो वो उनको यहाँ पर खाना भी प्रोवाइड करते हैं ताकि माँ बाप को भी बर्डन ना लगे कि बच्चा स्कूल जा रहा है और यहाँ पर कुछ कमा नहीं रहा, ठीक है। तो खाने की सुविधा भी उनको यहाँ पर स्कूल के अंदर प्रोवाइड हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। और राइट, ओके, यहाँ पर कुछ बेनिफिशरीज दिखाए हैं कि कितने कितने बेनिफिशरीज यहाँ पर हैं, ये सब नहीं पढ़ना, ओके। या यहाँ पर कुछ एक मेन पॉइंट लिखा हुआ है कि टारगेटेड इंटरवेंशन फॉर गर्ल्स। गर्ल्स के लिए बेसिकली क्या क्या करना है, तो मैंने आपको अभी अभी पहले भी बताया कि फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करेंगे, यूनिफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, जेंडर बेस्ड सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स, लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट्स बनवाने हैं, ठीक है। टीचर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च करने हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो यहाँ पर लॉन्च करने हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में जो गर्ल्स हैं उनको भी जो शिक्षा है उसके अंदर इन्वॉल्व करना है। ये सब चीज़ें सेम लिखी हुई हैं कि जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स बनाने हैं, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और राइट, अगले पेजेस की तरफ चलें। अब ये काफ़ी सावधानी से पढ़ना है। तो आप देखें तो मिड डे मील स्कीम के तहत टोटल रिलीज लगातार घटता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हालांकि ये थोड़ा सा बढ़ा था, बट हाँ, ये देखिए कितना ज़्यादा घटा है। तो इसके लिए स्कीम सरकार कुछ खास कर नहीं रही है। फिर आ जाते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। गौर फरमाइए मैं क्या बताने वाला हूँ। विच आर रेसिडेंशियल स्कूल, ये रेसिडेंशियल स्कूल हैं। तो बच्चे इस स्कूल के जो बेसिकली बिल्डिंग्स हैं जो रहने के लिए बनाई गई हैं, हॉस्टल टाइप हैं, वहाँ पर बच्चे रहते हैं और साथ ही स्कूल के अंदर आकर के पढ़ाई करते हैं। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक सिर्फ लड़कियों के लिए ये स्कूल हैं, जो कि डिसएडवांटेज ग्रुप की हैं, यानी कि SC ST OBC माइनॉरिटीज़ या BPL फैमिली से बिलोंग करती हैं। 5 पॉइंट निकले। रेसिडेंशियल स्कूल है, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए हैं और गर्ल्स के लिए हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के लिए। ओके, ये वाला डाटा नहीं देखना। ओह राइट, आगे चलें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, ठीक है। द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ द BBB स्कीम वर्क्स टू डेवलप एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है। तो सोलली फोकस क्या है, सोलली फोकस है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। तो जो लड़कियां हैं उनको यहाँ पर पढ़ाना है, यही मकसद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स देखिए,
जो बेसिकली हम टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं जो पूरा करना चाहते हैं हम, प्रिवेंटिव जेंडर बायस सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है, कि सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाना है लड़कियों को नहीं, उस चीज़ को ख़त्म करना है। एंश्योर सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ये भी आपको समझ में आता है। एंश्योर एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड थ्रू द कोऑर्डिनेटेड एंड कन्वर्जेंट एफर्ट, ठीक है। तो जो गर्ल चाइल्ड है उसका जो पार्टिसिपेशन है एजुकेशन सेक्टर में उसको बढ़ाना है। तो बेसिकली ये टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमको पूरे करने हैं। ओके, ये चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी। और राइट, ये देखिए, ये मूल्यांकन कौन करता है इस स्कीम का? इवोल्यूशन ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कैरिड आउट बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इन 2020 हैज़ इंडिकेटेड अ पॉजिटिव बिहेवियर चेंज टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो केस स्टडी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इवोल्यूशन के बाद पता चला है कि पॉजिटिव यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली हैं कि लोगों में चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं और वो गर्ल चाइल्ड का एनरोलमेंट शिक्षा की तरफ बढ़ा रहे हैं। किस तरीके के चेंजेस आए हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2014-15 में हर 1000 जो लड़के पैदा होते थे उन पर 918 लड़कियां पैदा होती थीं। अब 934 लड़कियां यहाँ पर पैदा होती हैं। तो 16 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला है और काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट ये यहाँ पर है। हालांकि हम इसको पूरा ही करना चाहेंगे, ठीक है। धीरे धीरे ये चीज़ें पूरी होंगी। आगे चलते हैं और मोटी मोटी चीज़ें आगे देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। महिला शक्ति केंद्र स्कीम क्या है? स्कीम 5 लाइनें शुरू की काम की हैं। 2017 में लॉन्च की गई थी महिला शक्ति केंद्र स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है। काम क्या है? टू एम्पावर रूरल वुमेन थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, वुमेन को एम्पावर करना है। नाम से ही पता चल रहा है महिला शक्ति केंद्र स्कीम। 5 पॉइंट जो अंडरलाइन करे हैं सिर्फ वही काम के हैं, क्योंकि इतनी बड़ी स्कीम नहीं है कि आप इसके ऊपर रिसर्च करें। ये सब छोड़ दीजिएगा, किसी काम का नहीं है। आगे चलें। इस पेज पर ये जो ऊपर की जितनी भी चीज़ें दी हैं ये सब आपके काम की बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलें। एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम के अंदर साक्षर भारत प्रोग्राम, 5 लाइनें इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। साक्षर भारत प्रोग्राम ऑपरेशनल टिल ओके मार्च 2018 में ये प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। ख़त्म हुआ तो नया शुरू हुआ पढ़ना लिखना अभियान, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि साक्षर भारत प्रोग्राम ख़त्म हुआ मार्च 2018 में, तो पढ़ना लिखना अभियान शुरू किया गया था। अभी देखेंगे क्या है। पहले देखिए साक्षर भारत प्रोग्राम क्या था। तो 2009 में प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव था कि 80% लिटरेसी लेवल हम नेशनल लेवल पर हासिल करेंगे। हालांकि सक्सेस नहीं हो पाया, वो अलग बात है, लेकिन 80% लिटरेसी लेवल हम हासिल करना चाहते थे। बाई फोकसिंग ऑन एडल्ट वुमेन लिटरेसी सीकिंग टू रिड्यूस द गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी नॉट मोर देन द 10% पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि अगर इंडिया के अंदर 70% जो मेल हैं वो लिटरेट हैं, मतलब वो पढ़ना लिखना जानते हैं, तो वुमेन 60% से ज़्यादा ही होनी चाहिए, 60% से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस गैप को 10% से ज़्यादा नहीं होने देना था, ये मकसद था। ओके, तो इसके अंदर और भी चीज़ें दी गई थी। ये सब चीज़ें नहीं देखनी क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। नया प्रोग्राम आया था पढ़ना लिखना अभियान, इम्पोर्टेंट है। 5 लाइनें फिर से देखिए। पढ़ना लिखना अभियान जो है वो रिप्लेस किया इसने साक्षर भारत अभियान को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिटरेसी डे के ऊपर ये प्रोग्राम लॉन्च किया और मकसद रखा गया कि 2030 तक 100% लिटरेसी कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रोग्राम लॉन्च किया है, 100%, ठीक है। ये कुछ भी कम नहीं करते, 100% लिटरेसी, 100% लिटरेसी भाई बाई 2030 तक, याद रखिएगा। ऑलराइट, बस हमें याद करना है कि 100% लिटरेसी यहाँ पर गेन करनी है 2030। किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है पढ़ना लिखना अभियान के तहत। ऑलराइट, ये चीज़ें आपकी यहाँ तक कंप्लीट होती हैं। आगे चलें। ऑलराइट, ये देखिए स्किल ट्रेनिंग इन हायर एजुकेशन। स्किल ट्रेनिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है और वोकेशनल और एकेडमिक एजुकेशन को साथ में लेकर के चलना है। जो किताबी ज्ञान है उसको भी पढ़ाना है, साथ ही स्किल प्रोग्राम भी देना है इन ऑल स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन, ताकि वो जो है अपने जीवन के जो इकोनॉमिक सिचुएशंस है उसमें भी सहायता ले सके। एक स्कीम लॉन्च की गई थी, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल, श्रेयस स्कीम। इसके बारे में मैं आपको नवंबर की मैगजीन में पढ़ा चुका हूँ, बट 2019 में लॉन्च की गई थी।
और एम क्या था? एम था कि 50 लाख स्टूडेंट को 2022 तक जॉब वर्क प्रोवाइड करा देना है। 50 लाख स्टूडेंट को 2022 तक जॉब वर्क प्रोवाइड करा देना है। इसके बारे में और भी आप जान सकते हैं वहाँ से। ओके, ये स्कीम काम की नहीं है, बट देखिए क्या है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू फ्रेश ग्रेजुएट्स डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड +2 वोकेशनल पास आउट्स। तो बेसिकली हम जो नए जो बच्चे आ रहे हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनको ट्रेनिंग यहाँ पर करानी है जिससे उनका भी भविष्य सुधर सके। ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी। ओके, बहुत ही संभल के पढ़नी होती है भाई मैगजीन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में आपको पता ही होगा, 2016 2000 से 2020 तक के लिए ये स्कीम यहाँ पर शुरू गई थी। और मेन फंक्शन था कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देनी है, साथ ही रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द प्रायर लर्निंग। इसका मतलब होता है कि अगर वो पहले से ही कुछ सीखे हुए हैं, जैसे उनके घर में कुछ काम होता था, उनको वो थोड़ा बहुत आता है, तो उसको बढ़ाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका मकसद यहाँ पर था। कुछ पैसा भी इसके लिए दिया गया और स्कीम पता नहीं सक्सेसफुल भी हुई या नहीं हुई, बट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यहाँ पर लॉन्च की गई थी। कंक्लूजन के तौर पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके, ये देखिए, द पब्लिक करंट पब्लिक सेंट्रल एंड स्टेट एक्सपेंडिचर। ओके, एजुकेशन के ऊपर जो गवर्नमेंट है उसका एक्सपेंडिचर 4% है GDP का। ये बहुत ही कम है, एजुकेशन के ऊपर और ज़्यादा खर्चा होना चाहिए। ओके, 10% से ज़्यादा खर्चा कम से कम होना चाहिए टोटल एजुकेशन के ऊपर, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसने काफ़ी ज़्यादा मदद ये अभी करेगी आगे। ओके, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कंक्लूजन कर दीजिएगा, और एक्सपेंडिचर सरकार को बढ़ाना है GDP का कुछ %, उसके ऊपर कंक्लूजन कर दीजिएगा। 2 पॉइंट आपके लिए हो गए, काफ़ी है। तो ये सारी स्कीम्स आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए कि क्या क्या लॉन्च किया गया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला आर्टिकल, आप बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो मैगज़ीन के 2 या 4 पेजेस मैंने ऐड किए हैं, ये है नवंबर 2020 की मैगज़ीन। और इस मैगज़ीन के अंदर मैंने आपको बताया था कि न्यू फॉर्म बिल्स के बारे में यहाँ पर बात की गई थी। न्यू फॉर्म बिल्स जो कि संख्या में 3 है, 1 2 3, उनके ऊपर बात की गई थी। और यहाँ पर हमने उन चीज़ों को थोरली डिस्कस किया था, ठीक है। और राइट, और साथ में आप पिछले 2 महीनों से क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, आप सिर्फ फार्म बिल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। द हिंदू के कॉलम्स ले लो, इंडियन एक्सप्रेस के कॉलम ले लो, फार्म बिल से ज़्यादा आप वहाँ कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। आपको ये सब पता चल चुका है कि कौन से फार्म बिल में क्या गलती है, क्या गलती नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आर्टिकल इन्होंने फिर से छापा है कि फार्म बिल्स और बेनिफिट टू द फार्मर्स। तो अब इस आर्टिकल को मेरे हिसाब से पढ़ने का कोई योगदान नहीं है भाई। हार्डली एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, बट इसके लिए हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद कर सकते। हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, और अब आपको पता है कि हाँ, APMC अमेंडमेंट आया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट आया है, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट आया है, 3 एक्ट आए हैं। उन सब में क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, और अभी भी फार्मर्स बैठे हुए हैं धरने पर। तो अभी भी आप इस चीज़ को पढ़ ही रहे हैं, बट अब आप इसको रोक दीजिए, अब आप अपनी और चीज़ों पर ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ पर मैं ये सब नहीं पढ़ाऊंगा। एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन मैं पहले भी बहुत बार करा चुका हूँ कि एग्रीकल्चर का GDP में हिस्सा कितना है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, हमारे पास कितनी कल्टिवेबल लैंड है, हमारे पास कितनी पॉपुलेशन है, वाटर के रिसोर्सेज कितने हैं, वो सब यूज़ कीजिए। ये नया नया बार बार पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर यही बताया गया है कि मॉडल एक्ट जो हैं वो किस तरीके से हेल्पफुल हैं और किस तरीके से नहीं। तो ये PhD करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये अपनी सफाई देने के लिए यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है। तो क्या रिफॉर्म पहले थे, और क्या यहाँ पर रिफॉर्म्स आफ्टर आएंगे, मिथ क्या क्या हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, और एक्ट्स के अंदर क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देखिए कि मिथ क्या है और फैक्ट क्या है। मिथ ये है कि बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर एक्सप्लॉइट करेंगी कॉन्ट्रैक्टर्स को, और सच में तो ये है कि फार्मर की ज़मीन पर किसी भी तरह का कोई भी दबाव कोई भी कंपनी नहीं बना पाएगी, और इस तरह के प्रोविजंस यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। तो ये सब आप पहले भी देख चुके हैं, और फिर से इन चीज़ों को देख करके समय बर्बाद मत कीजिए। ये पूरा एक्ट यहाँ तक ख़त्म कीजिए, बात ख़त्म हो गई। और राइट, क्योंकि अभी अभी एक क्वेश्चन पूछा गया 9 जनवरी 2021 को GS पेपर 2 के अंदर। क्वेश्चन ये था कि देखिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्रीकरण करने की प्रवृत्ति हमारा संविधान हमें प्रदान करता है, इस चीज़ के ऊपर आपको लिखना था। अच्छा, इस चीज़ में आपको 3 पॉइंट्स के अंदर लिखना था: एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट,
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और रिसेंटली पास्ड फार्म एक्ट। तो इतना क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लगभग एक क्वेश्चन का चौथाई हिस्सा आपसे पूछा गया रिगार्डिंग द फार्म एक्ट्स। ठीक है, तो आपको हर चीज़ के अंदर इतना ज़्यादा नहीं घुसना होता, सिर्फ थोड़ा थोड़ा देखिए, क्योंकि देखिए फार्म एक्ट्स के बारे में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो मैंने आपको इतना तो पढ़ाया है कि फार्म जो एक्ट हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर आने वाले हैं और एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और उसके ऊपर जो फार्म एक्ट्स बनाए गए हैं वो सेंटर के द्वारा बनाए गए हैं, यानी कि सेंट्रलाइज टेंडेंसी हो गई, सिंपल सी बात है। तो इतना आपको इसके अंदर देखना था। दूसरा अगर आप देखें तो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हेल्थ, ठीक है, और सैनिटेशन और डिस्पेंसरी, ये सब भी स्टेट के इश्यूज़ हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के अंदर कोविड-19 में लॉकडाउन लगाने की जितनी भी व्यवस्था थी होम मिनिस्ट्री ने संभाली। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको रेगुलर न्यूज़पेपर से मिलेंगी। तो आपको यहाँ भी पता चल गया कि स्टेट्स को इसके ऊपर भी कोई स्वायत्ता नहीं दी गई, इसीलिए केंद्रीकरण की प्रवृत्ति करने की यहाँ हमें जो है सख्त ज़रूरत दिखी कि देश की यूनिटी के लिए, क्योंकि पूरे देश में कोविड-19 था तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चीज़ें दे करके इन चीज़ों का काम नहीं बनता। पॉजिटिव टोन में आंसर लिखना था, इसीलिए आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये तीनों जो चीज़ें हैं, हेल्थ है, सैनिटेशन है या एग्रीकल्चर है, ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं और सेंटर ने इस पर जो है वो लॉ बनाया है। इसका मतलब ये है कि एक यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात यहाँ पर आपको लॉन्च करनी थी। तो इस तरह की छोटी चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं और सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा गया और आप इसके ऊपर बार बार पीएचडी मत कीजिए। तो ये ऊपर जो 4 पेपर थे ये किसी काम के आपके नहीं दिखे। आगे चलें। या अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पंचायती राज से रिलेटेड हमारी लक्ष्मीकांत में एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, काफ़ी ज़्यादा पेजेस उसके अंदर लिखे हैं। तो पंचायती राज, फिर उसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, बलवंत राय मेहता कमेटी और बहुत सारी कमेटी यहाँ पर होती हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखें जैसे अशोक मेहता कमेटी है। ठीक है, फिर आगे चलें तो सिग्निफिकेंस दिखाया जाता है एक्ट का, जो 73 अमेंडमेंट एक्ट 1993, 1994, 72 अमेंडमेंट एक्ट, ये सब पास किए गए। एक बार आपने पॉलिटी का कोर्स कंप्लीट किया होगा तो ये सब चीज़ें आपने वहाँ पर कवर की होंगी। ठीक है, जो ऊपर क्वेश्चन पूछा गया वो सेंट्रलाइज टेंडेंसी को दिखाता है और जो नीचे क्वेश्चन पूछा गया है पंचायती राज का, पूछा नहीं गया है, मैं बता रहा हूँ, पंचायती राज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो डिसेंट्रलाइज टेंडेंसी का होता है। ठीक है, ओके, क्योंकि अगला आर्टिकल इसी चीज़ के ऊपर है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पंचायती राज सिस्टम टुवर्ड्स चेंजिंग रूरल इंडिया। ओके, इस आर्टिकल के अंदर क्या दिया गया है, इस आर्टिकल के अंदर आपको देखिए यहाँ पर देखिए, पहले दिया गया है कि बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई। ठीक है, उसके बाद आपको दिए गए हैं अलग अलग कमिटीज़, जैसे अशोक मेहता कमेटी उसने क्या कहा, जीवी राव कमेटी उसने क्या कहा। ठीक है, 73 अमेंडमेंट एक्ट क्या था, ग्राम सभा का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है, फिर कंपोजिशन ऑफ पंचायत किस तरीके से होता है। साथ ही आपको बताया गया 3 टायर सिस्टम जो था वो क्या था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, इन सब के बारे में बताया गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सेम चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आपकी लक्ष्मीकांत की बुक में दी हुई हैं। ठीक है, तो गौर फरमाइए, जो भी चीज़ें आपकी लक्ष्मीकांत की बुक में दी गई हैं वही चीज़ें सेम यहाँ पर छापी गई हैं। अब आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो इस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ऑब्वियसली आपने एक बार कोर्स कंप्लीट किया होगा तो लोकल सेल्फ बॉडीज़ को आपने वहाँ छोड़ा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर ये आपको नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि ये समय की बर्बादी होगी। आप इन चीज़ों को पहले भी पढ़ चुके हैं, बार बार इनको पढ़ने से कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा और कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ भी नहीं है। साथ ही हम क्या देखेंगे वो देखिए, या रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इम्प्लीमेंटिंग द मेगा सोशल सेक्टर स्कीम। ठीक है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का क्या योगदान होता है बड़ी स्कीम्स को लॉन्च करने में। पहली स्कीम है मनरेगा स्कीम। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं कि क्या रोल होता है। अब आपको पता है कि मनरेगा जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी 2006 के अंदर। ठीक है, इसमें हम 100 डेज़ का वर्क जो है गारंटीड प्रोवाइड करना चाहते हैं कि हर एक आदमी को 100 डेज़ का जो वर्क है वो ज़रूर से प्रोवाइड हो सके। हमारे पास 261 परमिसेबल वर्क हैं कि किन किन वर्क्स को जो है हम करवा सकते हैं मनरेगा वर्कर से। उसमें से लगभग 164 तो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड रहते हैं। यहाँ पर देखिए, ए सिग्निफिकेंट रोल ऑफ पीआरआईज इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज वर्क्स। ठीक है, तो इन कार्यों की प्लानिंग और इनके इम्प्लीमेंटेशन का वर्क किसको दिया गया है, पीआरआईज को दिया गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्ट्रेथनिंग होगी द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, याद रखिएगा। उसके बाद
द ग्राम सभा हैज़ टू रिकमेंड द वर्क दैट आर टू बी अंडरटेकन एंड एटलीस्ट 50% ऑफ द वर्क मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय द PRIs। तो ये रोल होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का बड़ी स्कीम्स को लॉन्च करने में। PRIs आर प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द वर्क डेट आर अंडरटेकन। तो ये 5 लाइनें आपको याद होनी चाहिए लॉन्च करने के लिए अपने एसे के अंदर। ओके, दूसरी स्कीम देखें, जल जीवन मिशन में क्या योगदान है। तो जल जीवन मिशन आपको पता होना चाहिए 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। और बेसिकली हमें करना क्या है, 2024 तक पाइप्ड वाटर सप्लाई जो पीने का पानी है वो हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करना है, ताकि जो है वो गंदा पानी ना पिए, उनको साफ़ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड हो सके। तो इस स्कीम के बारे में। अच्छा, ग्राम पंचायत का क्या रोल है और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इसमें किस तरीके से मदद करेंगे। तो लोकल विलेज कम्युनिटी, ग्राम पंचायत एंड यूजर ग्रुप्स आर बीइंग इन्वॉल्वड इन प्लानिंग, implementation, management, operation and maintenance of the water supply system in village to ensure long term sustainability to achieving drinking water security। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। ग्राम पंचायत को प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का वर्क दिया गया है। ओके, हर एक विलेज में एक सब कमेटी भी बनेगी, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी और द पानी समिति। ठीक है, तो याद रखिएगा इन चीज़ों पर आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद द रोल ऑफ ग्राम पंचायत हैज़ टू बी आइडेंटिफाई बेनिफिशरीज, कि कौन कौन से बेनिफिशरीज हैं, किन के घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ड्रिंकिंग वाटर की। ठीक है, अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ओके साथ ही ये 2 स्कीम तो हमने देखी, जल जीवन मिशन मनरेगा। तीसरी स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अंदर बेनिफिशरीज को सिलेक्ट किया जाएगा। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, BPL फैमिलीज़ जिनके पास हाउस नहीं है और एडिक्वेट फैसिलिटीज़ हैं रहने के लिए, उनको यहाँ पर घर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, एक फोर्थ स्कीम में योगदान देखें तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट 2018 से 2021-22 तक के बीच में लॉन्च किया जाएगा। और प्राइमरी एम क्या है, डेवलपिंग गवर्नेंस कैपेबिलिटीज ऑफ PRIs टू डिलीवर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विद द मेन थ्रस्ट ऑफ कन्वर्जेंस विद द मिशन अंत्योदय एंड एम्फेसिस स्ट्रेथनिंग ऑफ द PRIs इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की जो एक तरीके से ग्राम स्वराज्य वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है उसको बढ़ावा देने के लिए, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए उनकी मदद के लिए और मिशन अंत्योदय में उनके साथ काम करने के लिए यहाँ पर इस मिशन को लॉन्च किया गया। तो इसमें इनका रोल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, ये जिला परिषद वाला कंपोनेंट आपका मिलेगा लक्ष्मीकांत के अंदर। हमें क्या पढ़ना है, या यहाँ से हमको इस चीज़ को पढ़ना है जो कि आपको लक्ष्मीकांत के अंदर नहीं मिलेगा। डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज टू द PRIs। कहने का मतलब ये है, द फंड्स, फंक्शन एंड फंक्शनरीज दैट फॉर्म द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द डेवोल्यूशन ऑफ द। डेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऊपर से चीज़ों का नीचे जाना डेवोल्यूशन कहलाता है। फंड्स हो, स्कीम्स हो, कुछ भी हो, अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ आई है तो उसको डेवोल्यूशन कहते हैं। बड़ी पावर से छोटी पावर्स के बीच में चीज़ों का लेन देन, ठीक है, सिर्फ मतलब नीचे आना ही कहलाता है डिवोल्यूशन। ये चीज़ें आपको समझ में आई। ठीक है, एक डिवोल्यूशन रिपोर्ट के मुताबिक हमें डिवोल्यूशन में 2 मेन कंपोनेंट देखने होते हैं। एक तो ऑपरेशनल कोर। फंड 2 तरह के होते हैं, एक ऑपरेशनल कोर के लिए, एक द सिस्टम सपोर्ट के लिए। जैसे कि फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज तो ऑपरेशन के लिए आ गए कि आपको बहुत सारे वर्क करने हैं। दूसरी सपोर्ट सिस्टम आ गया, जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाने हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म को ऑपरेट करना है, साथ ही इंट्रोड्यूस करना है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम। ये सब चीज़ें आपकी हेल्प करते हैं। मतलब आपको इतना याद रखना है कि डेवोल्यूशन फंड जो है वो कई तरह का वर्क करता है, सिर्फ PRIs को स्ट्रेथन करने के अलावा। आगे देखें, या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, ये अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर करते हैं और जो फंड इनको दिए जाते हैं उनका ये अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए राइजिंग फाइनेंशियल डिवोल्यूशन टू द PRIs। जो फंड सरकार यानी कि सेंटर से नीचे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की तरफ को आता है वो लगातार सालों तक बढ़ता चला जा रहा है। ऑलराइट, ठीक है, ये पता चली फाइनेंशियल डिवोल्यूशन का मतलब। ये मैंने फाइनेंशियल डिवोल्यूशन की आपको परिभाषा बताई। तो ये जो फंड है ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ज़्यादा पीछे नहीं जाना, ठीक है, कि कितना कितना फंड जाना है,
मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ देखनी है आपको। पहले तो आपको 15th फाइनेंस कमीशन जो कि इस टाइम चल रहा है उसके द्वारा दी गई रूरल लोकल बॉडीज़ को ग्रांट याद रखनी है कि कितनी ग्रांट दी गई थी। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने 60,000 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए इन 28 स्टेट्स जो कि अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। ये पॉइंट याद रखिए। साथ ही आपको 3 पॉइंट और याद रखने हैं। पॉइंट ये है कि जो 13th फाइनेंस कमीशन था उसके हिसाब से 32% फाइनेंशियल डेवोल्यूशन किया जाना था। जो 14th फाइनेंस कमीशन था उसके हिसाब से 42% फाइनेंशियल डेवोल्यूशन किया जाना था। और जो 15th फाइनेंस कमीशन था उसके हिसाब से 41% फाइनेंशियल डेवोल्यूशन किया जाना था। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने योजना मैगजीन में भी बताई हैं और कुरुक्षेत्र में भी बता रहा हूँ। ये चीज़ें तो बेसिक हैं, ये आपको रटी हुई होनी चाहिए। ऑलराइट, इन्हीं से आप अपना आंसर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। बाकी ये सब डाटा छोड़िए, एक बार नज़र मार लीजिएगा इस बॉक्स के अंदर कि हमारे पास लगभग कितनी पीआरआईज़ हैं, कितनी ग्राम पंचायत हैं, ठीक है, कितनी ब्लॉक पंचायत हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये सब डाटा थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देता है आपके आंसर को बनाने में। ऊपर से अगर हम देखें तो 24 अप्रैल को मनाते हैं नेशनल पंचायती राज डे। ओके, उसके बाद ई ग्राम स्वराज पोर्टल भी लॉन्च किया गया था 2020, 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन और साथ ही स्वामित्व स्कीम भी लॉन्च की थी। द ई ग्राम स्वराज हेल्प्स प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स। तो ग्राम पंचायत लेवल पर जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनते हैं उनको ई स्वामित्व मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड किया जाएगा, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, साथ ही उसका एवोल्यूशन करेंगे और उस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए टाइमली मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पर की जाएगी। बेसिक आपको ये पता होना चाहिए। साथ ही एक मेजर स्टेप और अपनाया गया है डिजिटाइजेशन करने के लिए कि जो ग्राम पंचायत लेवल पर जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन सब का डिजिटाइजेशन किया जाए। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। स्वामित्व स्कीम की अगर हम बात करें तो स्वामित्व स्कीम लॉन्च की गई है इन द पायलट मोड इन द 6 स्टेट्स, हेल्प टू मैप रूरल इनहेबिटेड लैंड यूजिंग ड्रोन्स एंड लेटेस्ट सर्वे मेथड। तो स्वामित्व स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, ड्रोन के जरिए जितनी भी लैंड ग्राम के अंदर होती है, एक विलेज के अंदर होती है, उस सब की मैपिंग की जाएगी और ये हेल्प करेगा डिजिटाइजेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स में। साथ ही अगर कोई भी इशू किसी की भी लैंड से रिलेटेड आता है तो इन चीज़ों का यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो फास्टर प्रोसेस ऑफ द जुडिशल सिस्टम भी देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा केसेस लैंड रिलेटेड इश्यूज से भी जाते हैं। ओके, तो इतना आपको इस आर्टिकल के अंदर समझना था, बाकी इस आर्टिकल में कुछ भी काम का नहीं। आगे बढ़ते हैं, या लाइव स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। लाइव स्टॉक जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पार्ट होता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ का। ठीक है, तो जो एलाइड एक्टिविटीज़ साइड में लिखते हो ना वो लाइव स्टॉक के अंदर कवर हो जाता है। ओके, यहाँ पर देखिए आप, इंट्रोडक्शन के हिसाब से 4 लाइनें आपको बताऊंगा, आपको याद कर लेनी है। द इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट डाइवर्सिफाइड एंड द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ड्यू टू द ग्रेट वेरिएशन इन द एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स। इंडिया में कई ज़्यादा एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इन स्पाइट ऑफ दिस मोर देन 60 to 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइन आपको ऐसी की ऐसी पता होनी चाहिए। ओके, साथ ही आप देखिए जो एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री प्रोवाइड लाइवलीहुड टू 2/3 ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। तो जितनी भी रूरल पॉपुलेशन है उसका 2/3 हिस्सा जो है वो लगभग एनिमल हस्बेंड्री की तरफ डेडिकेटेड है, वो उसी से ही अपना जीवन यापन करते हैं। बेसिकली उनमें वो आते हैं जिनके पास रहने के मतलब खेती के लायक ज़मीन नहीं है। ओके, 2 पॉइंट आपको ये मिले। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है ये द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नॉट ओनली रिड्यूस द फार्म लैंड एवेबिलिटी। अब आपको पता है कि जो फार्म लैंड है जिस पर खेती की जाएगी वो ज़मीन ख़त्म होती चली जा रही है, क्योंकि एक तो डेजर्टिफिकेशन भी हो रहा है, साथ ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी हो रहा है। ओके, तो लेस प्रोफेबिलिटी वाला जो किस्सा है वो यहाँ पर आ जाता है, मतलब अब उससे इतनी ज़्यादा प्रोफेबिलिटी हो नहीं रही। तो ये सिचुएशन हैंडल की जा सकती है लाइव स्टॉक सेक्टर के द्वारा, क्योंकि इसमें ह्यूज पोटेंशियल दिखता है ग्रोथ का, इन्वेस्टमेंट का, इनकम का, सस्टेनेबिलिटी का। अभी बताऊंगा कि किस तरीके के यहाँ पर चीज़ें दिखती हैं। बहुत सारे ग्राफ दिए हुए हैं, उन सबको देखेंगे क्या क्या काम का है। ऑल्दो द सेक्टर हैज़ ओनली 5% शेयर आउट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट। टोटल एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट में एग्रीकल्चर बेसिकली
आप देखें तो एनिमल हस्बेंड्री का रोल कितना है, 5%। ये कम है, लेकिन फिर भी ये अगर हम इस पर पूरा ध्यान दें तो इस शेयर को बढ़ाया जा सकता है। ओके, इतना काफ़ी है। कभी कभार बहुत ही मुश्किल से अगर आया तो आ जाएगा लाइव स्टॉक पर ऐसे, वरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो इतना आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी होना चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप थोड़ा सा जीडीपी में हिस्सा भी देख लीजिए। मैंने आपको कई बार बताया कि एग्रीकल्चर में 17% हिस्सा है इंडिया की जीडीपी में। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का हिस्सा बिल्कुल याद रखना है। इसमें से 27% हिस्सा एनिमल हस्बेंड्री का है। डेयरी, पोल्ट्री और एक्वाकल्चर ये तीनों मिलाकर के 4.4% हिस्सा देते हैं नेशन की जीडीपी में। इतना याद रखना है आपको। यहाँ तक का आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और पहली लाइन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर में जीडीपी का हिस्सा 17% है। ओके, थोड़ा सा ये चीज़ें भी देखिए, अभी काफ़ी संभल के पढ़ना है। 20th लाइव स्टॉक सेंसस हुई अभी अभी, इसके हिसाब से हमारे पास 512 मिलियन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है। तो इतनी पॉपुलेशन हमारे पास है। सबसे ज़्यादा है गोट्स की, उससे पहले है बुफेलोस की। तो सबसे ज़्यादा बुफेलोस की है, फिर गोट्स की है, याद रखिएगा। इंडिया के अंदर दुनिया के 56% बफेलोज, 56% एनिमल्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया हैज़ 56% ऑफ वर्ल्ड बुफेलो, याद रखिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बुफेलोज हैं, फिर गोट्स हैं। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, प्री में भी क्वेश्चन दे सकते हैं। इंडिया हैज़ 36 रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड्स ऑफ इंडिजीनियस कैटल्स। तो हमारे पास जितने भी इंडिजीनियस कैटल्स हैं उनकी मतलब इंडिजीनियस कैटल वो इंडिया के अलावा कहीं और नहीं मिलेंगे। तो इस तरह की हमारे पास कुछ ऐसी ब्रीड्स इंडिया में मौजूद हैं। द टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन शोन एन इंक्रीज ऑफ 4.6% अकॉर्डिंग टू द लाइव स्टॉक सेक्शन 2012। तो 2012 में जो सेंसस हुई थी उससे 4% पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ी है। ठीक है, उसमें बढ़ने वालों में बुफेलो, मिथुन और याक, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, याद रखिएगा। ओके, ऑल राइट, ये सब आपको नहीं पढ़ना, जितना पढ़ना था उतना बताया। अब देखिए मिल्क प्रोडक्शन का ट्रेंड देखिए आप। मिल्क प्रोडक्शन का ट्रेंड आपको बस इतना याद रखना है कि लगातार बढ़ता चला जा रहा है पिछले 10-15 सालों से, अगर आप देखें तो। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये चीज़ें लगातार बढ़ी हैं। डाटा याद नहीं रखना कि कितना कितना था, आपको ये याद रखना है कि ये लगातार बढ़ा है। ओके, ये सब नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है? ओके, ये भी नहीं देखना, ये वाला ग्राफ भी कुछ खास नहीं है। बाकी आपको ये देखना है, जो एग प्रोडक्शन है इंडिया में लगातार बढ़ा है। ठीक है, पिछले 10-15 सालों में एग प्रोडक्शन इंडिया में लगातार बढ़ा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि लगातार बढ़ा है। ओके, आगे चलें। ये वाला ग्राफ नहीं देखना, या यहाँ पर देखिए आप। टू प्रमोट लाइव स्टॉक एंड फिशरीज सेक्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2019 क्रिएटेड अ न्यू मिनिस्ट्री। तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट बनाया, द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज। दो डिपार्टमेंट को मर्ज किया था, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड, ओके, तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, इन दोनों को मर्ज करके डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज बनाया था, ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन हो सके वो अच्छे से हो सके। टू अचीव द ऑब्जेक्टिविटी, फार्मर की इनकम डबल करनी है 2022 तक, उसके लिए कई सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए। इनकी डिटेल भी ना पता हो तो ये तो पता हो कि कौन कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हुए हैं। अगर हम देखें मीट प्रोडक्शन के ट्रेंड, तो मीट प्रोडक्शन लगातार बढ़ा है पिछले 10-15 सालों में। याद रखिएगा, मीट प्रोडक्शन इंडिया के अंदर लगातार बढ़ा है। ओके, डाटा याद नहीं रखना कि कितना कितना बढ़ा है। ठीक है, ये सब मत याद रखिए, बस लगातार बढ़ा है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। चैलेंजेस क्या हैं लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर? ठीक है, क्यों हम इतना कम शेयर दे पा रहे हैं जीडीपी में, इसके क्या कारण हैं? तो ये देखिए, लो प्रोड्यूसिंग कैटल, जितना हमें उनसे यील्ड प्राप्त होनी चाहिए उतनी यील्ड प्राप्त नहीं हो रही। साथ ही हमारी कुछ ब्रीडिंग जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो अच्छी नहीं है, इन ब्रीडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। साथ ही अगर हम देखें तो बोवाइन की जो इनफर्टिलिटी है वो भी काफ़ी है। ठीक है, साथ में अगर हम देखें तो इन एडिक्वेट कवरेज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो आर्टिफिशियल तरीके से जो ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस होती हैं उनकी भी यहाँ पर कमी है। साथ ही क्रोनिक शॉर्टेज पड़ जाती है कभी कभी खाने की,
फोडर की, जो कि एनहेंस करता है एनिमल की प्रोडक्टिविटी को, क्योंकि हम उनका डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं, उनका डाइवर्जन कर देते हैं टू द ह्यूमन यूज़, ठीक है। साथ ही जो डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है वो भी इनएडिक्वेट हैं, वो भी अपर्याप्त हैं। जो बीमारियां हो जाती हैं, फुट एंड माउथ डिजीज़ है, ब्रूसेलियस है, और भी कई तरह की जो डिजीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम सही नहीं है। जो आज का यूथ है उसका इंटरेस्ट नहीं है एनिमल हस्बेंड्री की तरफ, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर है। साथ ही अगर हम बात करें तो अवेयरनेस एंड प्रॉपर पॉलिसी की बहुत ज़्यादा कमी है। पुअर पॉलिसीज़ हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में, और एग्रीकल्चर के अगर आप देखें तो ओनली 5% ऑफ द टोटल मनी हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन द लाइव स्टॉक। तो सिर्फ 5% इन्वेस्टमेंट आ पाता है इस तरह के एरियाज़ में। लो मिल्क प्राइस विद इंक्रीज्ड फीड कॉस्ट, तो जो फोडर है उसकी जो कॉस्ट है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन मिल्क के प्राइस कम होते चले जा रहे हैं। फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ चिलिंग फैसिलिटीज़ ऑफ मिल्क इन द रूरल एरियाज, स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी हमारे पास नहीं है, और कोई बैंक भी लोन वगैरह नहीं देते, तो इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट भी यहाँ पर है। साथ ही मार्केट की एक्सेस भी पुअर है। 2 पॉइंट और होंगे, या लिमिटेड एनिमल इंश्योरेंस कवरेज, एनिमल इंश्योरेंस कवरेज भी यहाँ पर नहीं है, और स्ट्रे कैटल मीनियस भी है, जो सड़कों पर जानवर घूमते रहते हैं, उनका भी कोई योगदान नहीं है। ओके, अब देखिए फ्यूचर रोड मैप्स। ये फ्यूचर रोड मैप का क्या कहना है, ये बता रहे हैं कि क्या किया जा सकता है और क्या हेल्प मिलेगी, ठीक है। 2 पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद ही पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो ना भी पढ़ें, क्योंकि हमने चैलेंजेस पढ़े हैं, उन्हीं को ही हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चला कि लो प्रोड्यूसिंग कैटल हैं, तो हमें चैलेंजेस के साथ साथ अगर फ्यूचर रोड मैप में लिखना है तो हम ये लिखेंगे कि उनकी जो यील्ड है, एनुअल मिल्क यील्ड है, उसको बढ़ाना है। हम लिखेंगे कि जो ब्रीडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उनको अच्छा करना है। हम लिखेंगे कि जो यूथ है उसको अवेयरनेस करना है। हम लिखेंगे कि डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम को अच्छा करना है। तो ये सब आपको अब खुद बनाना पड़ेगा, ये सब ना पढ़ें तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, अगले आर्टिकल की तरफ आते हैं। ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा और आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रूरल हेल्थ केयर इन इंडिया, ओके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ केयर, और इसके ऊपर हेल्थ के ऊपर एक ऐसे पूछा भी गया, ऐसे नहीं, जीएस पेपर में एक जो है निबंध पूछा गया आपसे इसके ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर। बेसिकली वो मातृत्व सुरक्षा और जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके ऊपर ये ऐसे पूछा गया। मैं बताऊंगा कि ये सब चीज़ें कैसी जाती हैं। ओके, और राइट, यहाँ पर देखिए आप इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिख सकते हैं। देखिए, या in colonial India, most public health efforts were directed towards the British residents and Indians who worked for them. कॉलोनियल जो टाइम था, जब ब्रिटिश राज था, तब पब्लिक हेल्थ सिर्फ उन पर ही ध्यान दिया जाता था जो कि ब्रिटिशर्स थे या फिर ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे। तो इंडिया में इस तरह की बीमारियां फैली, मलेरिया है, प्लेग है, कोलेरा है, इस तरह के आउटब्रेक्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। ओके, उसके बाद देखें इंडिया का जो ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम था, जैसे आयुर्वेद है, यूनानी है ना, वैद्य हकीम्स हैं, इन सबको नेगलेक्ट किया गया। इनको माना नहीं गया कि इससे क्या होगा, इंग्लिश मेडिसिन जो हैं उनका काफ़ी योगदान वहाँ पर दिखाया गया, और इन सबको इग्नोर किया गया। ओके, यहाँ पर देखिए फिर धीरे धीरे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव मोर पावर टू द प्रोविंसेस वेयर प्रोविजंस ऑफ मेडिकल केयर एंड प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज बीइंग बिकेम स्टेट सब्जेक्ट। तो मैंने आपको अभी पहले से ही बताया कि हेल्थ सैनिटेशन, डिस्पेंसरीज एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स, ये सब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक। अगर आपको इतना सा पॉइंट पता है ना, जैसे एग्रीकल्चर वाला इतना पॉइंट पता था तो आप एक ऐसे लिख पाते, ठीक है, इतना सा पॉइंट पता था तो आप वो वाला ऐसे लिख पाते। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स पर ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके काम की आ जाएंगी। तो स्टेट सब्जेक्ट में बांट दिया, याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1995 के द्वारा ये काम किया गया कि जो मेडिकल वाला सब्जेक्ट था ये स्टेट्स को दे दिया गया। बट वही दिक्कत, फंड की कमी और पुअर कैपेसिटी, इन चीज़ों की दिक्कत हमेशा से ही रही है। तो डेस्पाइट ईयर ऑफ रिफॉर्म्स एंड एफर्ट्स इन 1983 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी जब उन्होंने अपनी बनाई, उन्होंने ये जाना कि जो वेस्टर्न हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, जो इंग्लिश मेडिकल सिस्टम है, वो सिर्फ ध्यान देता है अपर क्लास पीपल्स के लिए,
जो बेसिकली हैव्स हैं, एंड फेल्ड टू सर्व द अर्बन पुअर और दोज इन द रूरल एरिया। तो रूरल इंडिया के अंदर हेल्थ केयर की कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। 1983 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब अपना पहला नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई तब उन्होंने इस चीज़ को जाना, तब उन्होंने सोचा कि नहीं, हम इनको रूरल एरिया तक पहुंचाएंगे, और रूरल एरिया तक पहुंचाने का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे हेल्थ केयर सिस्टम का। बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आपका आ जाता है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। इतना आपको याद रखना है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स का एवोल्यूशन शुरू हो चुका था। ओके, ये समझ में आया। तो इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी पॉइंट आपको मिल गए। ओके, इसके बाद आगे चलें। या ये देखिए, इट इज़ विद दिस बैकग्राउंड हमने फिर शुरू किया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, 2005 में लॉन्च किया गया। ठीक है, बिकॉज हेल्थ केयर इज़ अ स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं फिर से बता रहा हूँ, हेल्थ केयर इज़ अ स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ओनली प्ले अ सप्लीमेंट्री रोल। ठीक है, तो कुछ स्कीम्स लॉन्च की गई जो कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। स्टेट और सेंट्रल दोनों ने मिलकर के इसके ऊपर काम किया और इस तरह की स्कीम्स बननी शुरू हुई। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर ये काम किए गए। ओके ये बीच का ये सब छोड़िए, जो मैं पॉइंट्स पर लेकर जा रहा हूँ आप वहाँ पर चलिए। ये देखिए जब हमने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की तो हम बॉटम अप अप्रोच अपना रहे हैं। बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है कि काम नीचे से होकर के ऊपर जाएगा। नीचे से होकर का मतलब क्या है कि पहले पंचायती लेवल्स पर काम होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम होगा, स्टेट लेवल पर काम होगा, फिर सेंटर तक काम जाएगा। तो हमने हेल्थ केयर सेक्टर का फोकस जो है वो विलेजेस के ऊपर रखा और वेंट अप टिल द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो विलेजेस तक ये काम जाएगा और सारा भार हमने विलेजेस के ऊपर डाला कि आप देखिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, फंड्स हमसे लीजिए, बट आप हेल्थ केयर डिलीवरी अच्छे से कीजिए ऑन द विलेज लेवल और द पंचायत लेवल। आइडिया क्या था? आइडिया था डिवॉल्व फंड्स का, फंक्शंस का एंड फंक्शनरीज का टू द लोकल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो यही मैं आपको कई बार से बता रहा हूँ कि कि फंड्स डिवॉल्व करने का जो काम था वो इस तरीके से किया गया, और डिवोल्यूशन ऑफ द फंड इसी का ही एक तरीका है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज का। फंड्स नीचे देंगे, फंक्शंस नीचे देंगे, आपको स्वायत्तता दी जाएगी कि आप वर्क कर सकें। हम करना क्या चाह रहे थे? इम्प्रूव कैपेसिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ द रूरल हेल्थ केयर सिस्टम, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट्स अगेंस्ट स्टैंडर्ड हेल्थ पैरामीटर्स, एनकरेज इनोवेशन। तो ये सब चीज़ें आपको पता है कि ये सब चीज़ें अच्छी अच्छी हैं। ये सारे काम हम करना चाह रहे थे। इसके अंदर हमने एक काम किया, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाया। अब इसके ऊपर ध्यान दीजिए, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स थे जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, इन सबको कहा गया एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। ठीक है, कुछ और स्टेट्स भी थे जो कि नॉर्थ ईस्ट के या फिर जम्मू एंड कश्मीर के हैं। इन 2013 जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था उसको अंडर कर दिया गया नेशनल हेल्थ मिशन के। हमने एक अम्ब्रेला स्कीम लॉन्च की, नेशनल हेल्थ मिशन। उसके दो कंपोनेंट कर दिए, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। 2013 में हमने ये काम किया। तो इतना आपको यहाँ से चीज़ों को समझ करके चलना है। कवरेज एंड एक्सेस टू रूरल हेल्थ केयर कैसे मिलेगी? तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान मत दीजिए, जो मैं बताने वाला हूँ उस पर ध्यान दीजिए। या ये देखिए, देखिए सबसे ग्राउंड लेवल पर होते हैं सब सेंटर्स, SC सब सेंटर। ठीक है, सबसे पहले आप इनकी तरफ को जाते हैं, फिर इसके ऊपर वर्क करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इससे ऊपर वर्क करते हैं CHC, डेट इज़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। इस तरीके का अगर कुछ क्वेश्चन पेपर में आए तो ये बना करके लिख के आइए, और यहाँ पर लिखिए टू द ग्राउंड लेवल, कनेक्टिंग द कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स टू द ग्राउंड लेवल। एंड इसका जो काम होता है द CHC का, ये स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है। सर्जन्स, ऑब्स्ट्रिशियंस, गायकोनोलॉजिस्ट, फिजिशियंस, पेडिस्ट्रियंस। ठीक है, तो बड़े काम यहाँ पर आएंगे। पूरा ग्राउंड लेवल पर खांसी जुकाम यहाँ आ जाएगा, और प्राइमरी हेल्थ केयर पर आप इन दोनों के बीच का कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये कनेक्ट करता है टू द कम्युनिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू द ग्राउंड लेवल सर्विसेज। और राइट, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ था ये नहीं पढ़ना, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये भी मैंने आपको बता दिया। या यहाँ पर देख लेना,
Among the low performing states, Bihar had the highest average population coverage through the such facilities. तो इस तरह की फैसिलिटीज़, किस तरह की सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स में बिहार का सबसे अच्छा योगदान है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है बिहार, और बिहार का ग्राफ सबसे ज़्यादा ऊंचा है। और राइट, बाकी आपको यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना कि कितने सेंटर हैं, कितना क्या हो रहा है, ये भी नहीं पढ़ना। ओके, आगे चलें। या ये देखना, एक होते हैं आशा वर्कर्स, इनकी फुल फॉर्म होती है एक्रेडिएट सोशल हेल्थ केयर एक्टिविस्ट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो कि घर घर जा कर के बेसिकली एक विलेज के अंदर बनाए जाते हैं, और उस विलेज को पूरा सर्व करना होता है इन लोगों को। उसमें जितने भी तरीके के न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, इन लोगों को ये काम दिया गया है। ये कौन होते हैं, ये एजुकेटेड होते हैं, रूरल कम्युनिटी के यंग लोग होते हैं। ठीक है, इन लोगों को इस तरह की बीमारियों से ये जूझ चुके होते हैं, मतलब इस तरह की सिचुएशन से ये जूझ चुके होते हैं। साथ ही हु अंडरगो राइगोरियस एंड कंटिन्यूस ट्रेनिंग, इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, एंड डेवलपमेंट टू सर्व द रूरल कम्युनिटी बेटर। और ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, आपके यहाँ पर भी आशा वर्कर्स वर्क करती होंगी। और कोविड-19 के दौरान भी इन्होंने अच्छा काम किया, घर घर आकर के डाटा इकट्ठा करना इनका काम यहाँ पर इनको दिया गया, तो हर क्षेत्र में इनका योगदान रहता है। ओके, ऑलराइट। या अब ये देखिए, सम प्रोग्राम्स फॉर रूरल हेल्थ केयर। अब यहाँ पर कुछ प्रोग्राम दिए हुए हैं, इकोनॉमी सेक्शन में आपके नोट्स बने हुए होंगे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाऊँगा। तो इकोनॉमी में आपने हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर सारी स्कीम्स पढ़ी होंगी। ठीक है, उन स्कीम्स को रिवाइज़ कीजिए। साथ ही मैं यहाँ पर कुछ स्कीम्स मोटी मोटे तौर पर बताऊँगा, डिटेल में हम यहाँ नहीं जा सकते एक्चुअली। देखिए, एक है जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, तो जननी सुरक्षा योजना में हम क्या करेंगे, हम देखिए वुमेंस को एनकरेज करेंगे कि वो अपनी जो डिलीवरीज़ हैं वो फॉर्मल हेल्थ केयर सर्विसेज में कराएं, झुग्गी झोपड़ियों में डिलीवरीज ना हो, हेल्थ केयर सर्विसेज में हो। इससे क्या होगा, जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनके मरने की संख्या कम होगी, जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है वो कम होगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो ये सब हमने क्यों किया है, न्योनेटल और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट्स को कम करने के लिए किया गया है। ओके, तो मैं आपको सिर्फ स्कीम का उसका ऑब्जेक्टिव और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप देखें तो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स, इनमें 1400 रुपये दिए जाते हैं उस महिला को, और हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में 700 रुपये दिए जाते हैं। लो परफॉर्मिंग स्टेट्स में आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये स्टेट्स आ जाते हैं, इनको कहते हैं लो परफॉर्मिंग स्टेट्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी स्कीम की बात करें तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये दूसरी स्कीम है, 2011 में लॉन्च की गई थी। जो प्रेग्नेंट मदर्स एंड सिक इन्फेंट्स हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं जो बीमार हो जाते हैं, और प्रेग्नेंट मदर, दोनों के लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को एलिमिनेट करना है। बेसिकली क्या होता है, लेडीज़ खर्चा बचाने के लिए, जो रूरल लेडीज़ हैं वो खर्चा बचाने के लिए हेल्थ केयर में नहीं जाती कि दवाई पर बेवजह खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो उस खर्चे को कम करने के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना लॉन्च की गई थी। फ्री सर्विसेज दी जाएंगी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ्री ड्रग्स कंज्यूमेबल, फ्री डायग्नोस्टिक, फ्री ब्लड एंड डाइट सर्विसेज दी जाएंगी 3 दिन के लिए नॉर्मल डिलीवरीज़ में, और 7 दिन के लिए कैसेरियन सेक्शन डिलीवरीज़ में। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। उसके बाद आगे चलें तो एक और स्कीम है, सिमिलर स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ओके, PMSMA। ठीक है, तो ये लॉन्च इस की गई थी 2016 में। क्या करना है, द एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर का मतलब समझते हैं, ये होती है प्री डिलीवरी सर्विसेज, जो डिलीवरी से पहले की सर्विसेज हैं, कितना पोषण मिलना चाहिए, ठीक है, बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, लगातार जो ट्रीटमेंट होने हैं वो किस तरीके से होने हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर प्री डिलीवरी सिस्टम्स यहाँ पर देखा जाता है। साथ ही इस स्कीम का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए, इस स्कीम्स के अंदर हमने प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स से भी कहा है कि वॉलंटरी मदद कीजिए, या तो हेल्थ केयर के जरिए या फिर पैसे के जरिए, जो भी आपकी स्पेशलिटी है या तो उसके जरिए या फिर पैसे के जरिए। तो यहाँ पर देखिए, वॉलंटरी सपोर्ट फ्रॉम प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ ऑल्सो। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्राइवेट डॉक्टर्स की भी यहाँ पर मदद ली जाएगी, हालांकि उनको फिर गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी। ठीक है, याद रखिए, उनको गवर्नमेंट फिर से पैसा नहीं देगी, वो वॉलंटरी हैं, अगर करना चाहते हैं तो कीजिए वरना रहने दीजिए। धीरे धीरे फिर हमने लक्ष्य और द
लक्ष्य और द लेबर रूम एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, जो बेसिकली आपके ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं और लेबर रूम्स होते हैं, उनकी जो हालत है उनको सुधारने का यहाँ पर जिम्मा लिया गया। उसके बाद धीरे धीरे स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स बनाई गई। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स जहाँ पर जो बच्चा पैदा होगा उसकी जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनको अच्छा किया जा सके। आगे देखें तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 10 साल से लेकर के 19 साल तक के जो एडोलेसेंट हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया। ये लगभग 22% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन का 22% यहाँ पर है। क्या किया जाएगा? इन्वेस्टमेंट इन दिस ग्रुप आर टू एंश्योर देयर प्रॉपर फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड psychological development along with the psychosocial behavior, sexual education relevant and needed for this age। तो बात को समझने की कोशिश कीजिए। उनका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाएगा इन द फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, साइकोसोशल, बिहेवियर, और उनको साथ ही एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, सेक्सुअल एजुकेशन एंड और जो उनकी एज की नीड्स हैं वो सब इनको यहाँ पर बेसिकली आप समझ रहे होंगे शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। सेम प्रोग्राम लॉन्च किया गया राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 18 साल से कम के बच्चों के लिए, और इसमें हम फोर बर्थ डिफिशियंसीज, जो कि 4 कमियां जो कि बर्थ के टाइम पर रह जाती हैं, जैसे डिफेक्ट्स हैं, डिजीज़ हैं, डिफिशियंसीज हैं, डेवलपमेंट डिलेज हैं या डिसेबिलिटीज़ हैं, इनको यहाँ पर शॉर्ट आउट किया जाएगा। तो आप समझ गए कि करना क्या है। ओके ये सब अब इससे आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि स्कीम्स यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं, और साथ ही मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी इकोनॉमी सेक्शन में जा कर के इन चीज़ों को कवर करना है। और हेल्थ केयर पर कोई भी ऐसे रूरल क्षेत्र में आता है, अब आपके पास इतना मटेरियल है कि आप ऐसे तक लिख सकते हैं 1000 से 1200 वर्ड्स तक का। ठीक है, तो घबराया मत कीजिए, ये सब काफ़ी होता है आपके लिए। आगे चलें। इसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो चैप्टर 1 है वो भी लॉन्च हो चुका है, पार्ट 1 लॉन्च हो चुका है, और उसमें बताया गया है कि एनीमिया और अंडर वेट, ठीक है, साथ ही स्टंटेड और वास्टेड चिल्ड्रंस की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़िए और अपनी नॉलेज को अपडेट कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप वहाँ से देखिए। ओके, ये लास्ट आर्टिकल है, इसमें लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से मजबूत होगा रूरल डेवलपमेंट के अंदर। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात कर लेते हैं भाई। ये देखिए, यहाँ से आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री, ऑब्वियस सी बात है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग नेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द सेम इन द केस विद द इंडिया। इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ाई जाएगी, और ये सब चीज़ें सिंपल हैं, और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिकली योगदान है। तो इंट्रोडक्शन देखना है कितना सिंपल लिखा हुआ है। व्हेन वी टॉक अबाउट द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या आता है? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि क्रूशियल है फॉर द एग्रीकल्चर, एग्रो इंडस्ट्रीज एंड पॉवर्टी एलिवेशन इन द रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में जो इसेंशियल सर्विसेज हैं उनके लिए जो मदद करेगा उसको कहते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिकली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज़ में होता क्या है? एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए सिस्टम बनाया जाए, ऐसा सिस्टम हो जाएगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिस्टम। उनको बड़ी बड़ी सिटीज़ से जोड़ा जाए। अभी हम पूरा इस को पढ़ेंगे, देखिए। ओके, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड इसेंशियल प्रोडक्शन कंडीशंस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फॉर प्रमोटिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एरियाज़। तो लाइफ की जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया इज स्लो ड्यू टू द इम्प्रॉपर एंड इनएडिक्वेट प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज़। तो बेसिकली ध्यान नहीं दिया जाता रूरल एरियाज़ की तरफ, इसीलिए दिक्कत में। कहने का मतलब ये है, उसको फॉर्मल लैंग्वेज में लिख दिया इन्होंने। ओके, देखिए किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। देखिए, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट, जैसे रूरल रोड्स हैं, ब्रिजेज़ है, वाटर एंड सैनिटेशन के लिए हैं, इरिगेशन पर्पस से जो वाटर एंड सैनिटेशन, जैसे कि जल जीवन मिशन पड़ा तो वो भी पाइप्ड वाटर सप्लाई, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर सप्लाई है, कम्युनिकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, जैसे टेली कम्युनिकेशन एंड टेलीकॉम सर्विसेज, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, ग्रामीण लेवल पर अभी सिर्फ कम्युनिकेशन की सुविधाएं भी ढंग से अवेलेबल नहीं है। एंड सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, टूरिज्म, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फसल उगी है उसको स्टोर करने के लिए। ठीक है, कोल्ड चेन वगैरह, इन सब की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत करना है, साथ ही ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमको मजबूत करने हैं, ये आपको समझना था। ओके, अब बात करते हैं रोड्स की।
ठीक है, रोड्स की कोई लेंथ वगैरह यहाँ पर नहीं दी गई है कि हमारे पास कितनी रूरल रोड्स हैं वगैरह वगैरह, वो सब भी हम देख लेंगे कभी। या अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, या ये देखिए, रोड्स को मजबूत करने के लिए जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन का मेन साधन है रूरल इंडिया के अंदर, 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लॉन्च की गई थी। एम क्या था? विद द एम टू प्रोवाइड ऑल वेदर एक्सेस टू एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेंट्स, जिन लोगों पर रूरल एरिया के लोग नहीं पहुंच पाएंगे, जैसे अर्बन एरिया है या कोई और विलेज है या एग्रीकल्चर मंडीज़ हैं, वहाँ पर हमको उन लोगों के लिए बेसिकली रोड्स क्रिएट करनी थी। इट इज़ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच कवर ओनली रूरल एरिया। तो इसमें सिर्फ रूरल एरियाज़ पर फोकस है, अर्बन रोड्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये एक्सक्लूड की गई हैं फ्रॉम द परव्यू ऑफ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। वरना जो डाइवर्जन है वो धीरे धीरे रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ हो जाएगा और फिर से रूरल एरिया का कुछ विकास नहीं होगा। अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 3 फेज़ लॉन्च हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 एंड फ़ेज़ 3। फ़ेज़ 1 में कुछ जानने लायक नहीं है, फ़ेज़ 2 में कुछ जानने लायक नहीं है, आपको लिखना है सिर्फ सक्सेस हुई है। मैं अभी दिखाऊंगा क्या क्या सक्सेसफुल रहा है, क्या क्या सक्सेसफुल नहीं रहा। ओके, बट आपको ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। या फ़ेज़ 3 के अंदर आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जैसे जो फ़ेज़ 3 है वो मार्च 2019 में लॉन्च किया गया और मार्च 2022 तक ख़त्म होगा, क्योंकि ये करंट सेशन में इस टाइम है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, ये देखिए आप, द फेज़ 3 एनवाइसेज, क्या क्या काम किए जाएंगे फेज़ 3 के अंदर। कंसोलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रूरल रोड नेटवर्क बाय अपग्रेडिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग थ्रू रूट्स एंड मेजर रूरल लिंक्स दैट कनेक्ट्स हैबिटेशन टू द ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स। देखिए, रोड्स तो हमने फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में बना ली, लेकिन जो इलाके रह गए वहाँ पर नई रोड्स बनानी है। साथ ही अगर कुछ नया अपग्रेडेशन आया, मान लो स्ट्रीट लाइट्स नहीं आई हैं, हो सकता है वो कम एनवायरनमेंट पोल्यूशन कर रही हो या उनकी रोशनी ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है, तो उनको अपग्रेड करना है। साथ ही जो ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं, जो मैंने बताया आपको ग्रामीण मंडीज़ हैं, उनको कनेक्ट करना है रूरल एरिया से, ताकि मदद मिल सके हमको जो है अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में और फार्मर की इनकम को डबल करने में। हायर सेकेंडरी स्कूल्स की जो रोड्स हैं उनको अच्छा करना है, ताकि बच्चे आराम से स्कूल जा सकें। हॉस्पिटल्स की सुविधाओं को अच्छा करना है। जो रोड्स हॉस्पिटल तक जाती हैं उनको अच्छा करना है। जो रोड्स मंडीज तक जाती हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेंटर्स तक जाती हैं, उनके लिए फास्टर मूवमेंट करने के लिए रोड्स को अच्छा करना है। एंड अदर फार्मर रिलेटेड एंटरप्राइजेस, तो फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए हर एक काम हमको यहाँ पर करना है। ये आपको समझ में आया? तो इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए था कि क्या चीज़ें करनी है। और राइट, इसके बाद आप पहले यहाँ पर एक टेबल देखिए। नीचे वाली टेबल किसी कीमत पर नहीं पढ़नी, ऊपर वाली टेबल देखनी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फ़ेज़ 1, हमने कहा था कि 6,44,000 जो किलोमीटर की रोड है वो हम बनाएंगे, और हमने उसमें से 5,95,000 की रोड बनाई। कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। देखना क्या है कि 92% सक्सेस रेट रहा है, यानी कि हमने जो कहा था उसका 92% काम पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फ़ेज़ 2 के अंदर 74% काम पूरा कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो फ़ेज़ 3 है, जो कि मार्च 2022 में पूरा हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ 1 साल बचा है, उसमें हमारा सक्सेस रेट सिर्फ 1.4% है, यानी कि ये सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल देखें तो 87% हमारा सक्सेस रेट है, और इसको आप पॉजिटिव रूप में देखेंगे, ठीक है, ठीक है, इसको आप पॉजिटिव तरीके से देखेंगे, यानी कि काफ़ी अच्छा है। कहने का मतलब ये है, सेम बात लिखी हुई है कि फिजिकल प्रोग्रेस जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में वेरी गुड प्रोग्रेस देखने को मिली, जबकि फ़ेज़ 3 का जो निगेटिव सिस्टम है, मतलब अच्छी प्रोग्रेस नहीं है, उसको बताया गया है कि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण ये ग्रोथ अच्छी नहीं हुई। 1.4% काम ही पूरा हुआ है, तो कोविड-19 की कमी को यहाँ पर बताया गया है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फर्स्ट एंड 2 में तो काफ़ी सही हुआ काम। दूसरी अगर आप देखें तो एनर्जी से रिलेटेड हम लोगों ने क्या काम किया है एनर्जी सेक्टर में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर भी काम है। एक स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ओके, 2015 में लॉन्च की गई थी। और आप इसको इस वाली इमेज के थ्रू देखिए कि ओके, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रोजेक्ट फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन,
तो रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने का मेन प्रोग्राम है। इलेक्ट्रिफिकेशन करना है ईच विलेज का, जो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अलग करके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, ताकि जो सब्सिडी देने में दिक्कत ना हो फार्मर्स को। इम्प्रूवमेंट इन सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और रिडक्शन इन लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मीटरिंग। ठीक है, तो ये सब काम इसके अंदर होने हैं और बिल्कुल बेसिक स्कीम है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो स्कीम का नाम याद होना चाहिए ताकि आप कम से कम 20 से 30 वर्ड तो इसके ऊपर लिख ही सकें। ओह राइट। उसके बाद एलपीजी कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू की गई थी। इसका जो मोटो था एक तरीके से स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के साथ हमने ये स्कीम शुरू की गई थी। क्या था इस स्कीम के तहत, यहाँ देखिए 8 करोड़ सिलेंडर्स बांटने थे, 5 से 8 करोड़ सिलेंडर एलपीजी के कनेक्शंस हमको यहाँ प्रोवाइड करने थे वुमेंस को जो कि पुअर हाउस होल्ड से बिलोंग करती हैं। किस लिए, ताकि वो फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम करें, जो ईंधन लकड़ी वगैरह है कन्वेंशनल फ्यूल लाइक काउ डंग, ठीक है, और फायर वुड्स, इन सब का यूज़ बंद करें, जिससे कि उनकी सेहत को भी नुकसान पहुंचता है, हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, साथ ही एयर पोल्यूशन भी होता है और डिफॉरेस्टेशन भी इसके कारण होता है। ठीक है, तो ये सब इश्यूज़ आप पढ़ चुके होंगे पिछले 4 सालों से, बट फिर भी हमने आपको यहाँ पर इन चीज़ों को कवर करा दिया। बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई किए जाएंगे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो कि 2011 में हुई थी, उसके डाटा के अनुसार। ठीक है, ये सब छोड़िए और अगर आपने नोट्स बनाए तो वहाँ से जाकर के इन चीज़ों को पढ़िए। ये ग्राफ नहीं देखना, ये चीज़ें यहाँ पर एक्सक्लूड करनी है। या एक और स्कीम है सौभाग्य स्कीम, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य स्कीम। सौभाग्य स्कीम 2017 में लॉन्च की गई थी। ओके, क्या लक्ष्य था स्कीम का, अंडर द स्कीम सौभाग्य फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस दिए जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है स्कीम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये दोनों के लिए हैं, जो एबव पॉवर्टी लाइन है और बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, दोनों के लिए हैं, साथ ही रूरल एरिया और अर्बन एरिया की जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है, जो मेन पॉइंट है ये दोनों के लिए है, सिर्फ बीपीएल के लिए नहीं है। और राइट, आगे चलें तो एक स्कीम है पीएम कुसुम स्कीम। पीएम कुसुम, तो पीएम कुसुम में आपको कुसुम की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, कई एग्जाम से पूछ लिया है, छोटे एग्जाम है बट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं महाअभियान, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है। इसमें हमें करना क्या है, देखिए फार्मर की इनकम को बढ़ाना है, साथ ही जो ये बेसिकली रिलेट करती है फार्मर से, क्योंकि किसान इस स्कीम का एक जो है आपको टर्म दिख रही होगी, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं महाअभियान। तो अन्नदाता कैन बी ऊर्जा दाता। तो जो फार्मर्स हैं अपनी इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए क्या करते हैं, डीजल और केरोसिन से जनरेटर्स चलाते हैं, और उससे फार्म सेक्टर पर जो इरिगेशन वगैरह के प्रैक्टिसेस है उनको यहाँ पर लॉन्च करते हैं। हम चाहते हैं कि डीजल और केरोसिन का यूज़ ना करें, वो सोलार एनर्जी का यूज़ यहाँ पर करें। ठीक है, तो सोलार एनर्जी के यूज़ से पंप सेट्स चलाए जाएं, ऐसे पंप सेट लॉन्च किए जाएं जो कि सोलार एनर्जी से चलते हों, ताकि फार्मर जो है वो डीजल और केरोसिन के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे और उसको रिलायबल सोर्स भी मिल सके इरिगेशन का। तो ये इसका लक्ष्य था। आगे चलें तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक घर जो है वो देने हैं, और आपको, ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। 2016 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ये मैं आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पर सिर्फ वही बता रहा हूँ जो कि आप वैसे आपने इसका नोट्स भी बनाया होगा, तो इतना ज़्यादा घबराइए मत, वहाँ से इन चीज़ों को पढ़िए। तो ये पूरी स्कीम आप यहाँ पर मत पढ़िए, बेसिकली मैंने आपको इसका मोटो यहाँ पर क्लियर कर दिया। और राइट, उसके बाद आप आगे चलें तो वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड स्कीम की बात करें तो जल ही जीवन है मोटो के अंदर जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया है। वही पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई दी जाएगी 2024 तक, सभी घरों में ड्रिंकिंग वाटर के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। 2019 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, यहाँ पर देखिए आप 2019 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि 2024 तक सभी घरों में पीने का पानी देना है। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लॉन्च किया गया, उसका फेज़ 2 SBM फेज़ 2 लॉन्च किया गया, और उसके ऊपर हम पहले एक आर्टिकल पढ़ चुके हैं अभी के अभी। ठीक है, तो अभी 2 घंटे पहले ही वो आर्टिकल पढ़ा था, तो उसको आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से मत पढ़िए।
और उसी के अंदर सीवेज कलेक्शन और जो आपका था सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट वाला इशू भी उसके अंदर कवर किया था। ओके, कम्युनिकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम दैट इज़ भारत नेट। भारत नेट स्कीम के तहत हम 2.5 लाख ग्राम पंचायत जो भी इंडिया में हैं उनमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। किसके ज़रिए, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाए जाएंगे। रेगुलरली न्यूज़पेपर में आता है कि अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में इन चीज़ों को बिछाया जा चुका है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत में हम ये सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, तो ये आर्टिकल आपका यहाँ पर ख़त्म होता है और ये मैगज़ीन का लास्ट पेज था। इतना ही आपको इस मैगज़ीन के अंदर पढ़ना था। ठीक है, तो मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि आपने मैगज़ीन तो कवर कर ली, बट ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ध्यान से इन मैगज़ीनों को पढ़िए। टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काम कीजिए। चलिए, मैगज़ीन में इतना ही डिस्कस करेंगे और थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।